अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूअर्स के कीअं आहियो, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो, ज़िंदगियूं कीअं आहिनि, तबियतूं कीअं आहिनि, शुरुआत कीअं थी रही आहे तव्हांजे ॾींहंनि जी। अच्छा, काफ़ी सारी शुरुआतुनि में कुझु अहिड़ियूं शुरुआतूं हूंदियूं आहिनि जिन शुरुआतुनि खे तव्हां पाण प्लान करे ऐं पोइ शुरुआत कंदो ऐं काफ़ी सारियूं अहिड़ियूं शुरुआतूं हूंदियूं आहिनि जेके तव्हां कुझु अलॻि सोचींदा आहियो, थी कुझु अलॻि रही हूंदियूं आहिनि। काफ़ी सारियूं अहिड़ियूं शुरुआतूं हूंदियूं आहिनि जेके तव्हांजे हिसाब सां शायदि सुठियूं न थींदियूं आहिनि, बट इन द एंड जॾहिं तव्हां ॾिसंदा आहियो त उहे तव्हांजे लाइ सुठियूं साबित थींदियूं आहिनि। सो जी, बीइंग अ मुस्लिम तव्हां ऐं मां हर दफ़े इन ॻाल्हि ते बिलीव कंदा आहियूं त जेको थींदो आहे उहो सुठी जे लाइ थींदो आहे। अगरि कुझु ज़िंदगी में बुरो अमल थी रहियो आहे त ज़रूरु ज़िंदगी में का अहिड़ी शइ असां ज़रूरु कई हूंदी जंहिंजे करे असांखे उहे अमल असांजे साम्हूं अची रहिया आहिनि। अच्छा जी, अॻियां वधंदे अॼु छो त 5 ऑगस्ट आहे ऐं तव्हां ऐं मां बि बि सुञाणूं था त 5 ऑगस्ट जॾहिं बि ईंदो आहे हिकु दफ़ो ॿीहर इहा यादि खणी ईंदो आहे त जेके ज़ुल्म कश्मीर ते ऐं कश्मीर में असांजे भेण भाउरनि ते थियनि था, उहे तमामु ज़ुल्म वराए सां उन्हनि जी यादि खणी ईंदो आहे। उहो वक़्तु अॼु तक़रीबन को 6 साल थी विया आहिनि ऐं अॼु ताईं बि उहा कानून जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी चइजे या पोइ UN जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी चइजे। हिते त मां शायदि इहो बि चवां त शायदि ग़लति न हूंदो, UN जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी चइजे। ऐं उन्हनि ते हर रोज़ हिकु उहो टाइम मूंखे यादि आहे जंहिं टाइम ते इहो स्टार्ट थियो। इट्स बिन 6 years नाउ। 2019 में उहो पहिरियों दफ़ो उहो वक़्तु जेॾीमहिल उन्हनि आर्टिकल्स जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई वई, उहो वक़्तु हींअर बि असां सभिनी खे यादि आहे। ऐं उन वक़्त जे अचण खां पोइ जेके इंसानी हुकूक जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी जेका असांखे नज़र आई कश्मीर में, मोदी जी हुकूमत जेका कश्मीर में ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई, उहा अॼु बि असांखे नज़र अची रही आहे। अॼु बि उहे असांजा भेण भाउर उन्हनि ई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आहिनि जेके उन वक़्तु हुआ। अॼु बि जॾहिं डेथ ट्रोल मां काउंट कयां थी त केतिरा हज़ारे असांजा भाउर आहिनि जेके शहीद थिया आहिनि। अॼु बि उहे हज़ारे असांजियूं भेनरूं आहिनि जेके तकलीफ़ में आहिनि। अॼु बि हज़ारे उहे मावरूं आहिनि जिन जे अखियुनि मां ॻोढ़ा वहनि था ऐं उहे सिर्फ़ु इन इंतज़ार में आहिनि त शायदि हिकु ॾींहुं ईंदो जंहिंमें असांखे इंसाफ़ु मिलंदो। जम्मू ऐं कश्मीर जो मसइलो पहिरें ॾींहं खां असांजे साम्हूं आहे। जम्मू ऐं कश्मीर पहिरें ॾींहं खां असांजे साम्हूं हिकु उहो मसइलो जेको अॼु ताईं असां रिज़ॉल्व कोन करे सघिया आहियूं। ऐं हीउ उहो मसइलो आहे जंहिंमें न सिर्फ़ु असां ॻाल्हाए रहिया आहियूं, दुनिया इन जे बारे में ॻाल्हाए रही आहे। अॼु न सिर्फ़ु हिन मुंहिंजे प्रोग्राम में यौम इस्तिहसाल कश्मीर असांखे नज़र अचे थो, बल्कि असांखे हर जॻह ते जिथे जिथे कश्मीरी वसे थो उते उते त असांखे नज़र अचे ई थो। पर इंटरनेशनली बि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ते अॼु इन जे बारे में ॻाल्हायो वञे पियो। अॼु इंटरनेशनली ऐं इनफैक्ट जेको लास्ट टाइम ते जेके असांजे जेका कशीदगी हिन ॿिनि मुल्कनि में थी हुई, उन में बि असांखे यादि आहे त जॾहिं उन जी जो बि जॾहिं रोकथाम जो जॾहिं सीज़ फायर थियो हो ऐं उन खां पोइ जेके ॻाल्हियूं साम्हूं आयूं हुयूं, तॾहिं बि असांखे यादि आहे त ट्रम्प जा जेके लफ़्ज़ हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प जा जेके लफ़्ज़ हुआ, उहे उन जे सीज़ फायर खां पोइ जा जेके लफ़्ज़ हुआ उहे कुझु इहे ई हुआ त जम्मू ऐं कश्मीर जे मसइले ते बि ॻाल्हाइबो, उहो मसइलो बि ख़तमु कबो। बिकॉज़ कंहिं बि कानून जो पंहिंजी मर्ज़ी सां ख़तमु थी वञणु या पंहिंजी मर्ज़ी सां उनखे परमनेंट करणु, आर्टिकल 370 ऐं 335 जी मां ॻाल्हि करे रही आहियां। कंहिं बि अहिड़े कानून खे पंहिंजी मर्ज़ी सां पंहिंजे फ़ाइदे जे लाइ उन में ऑल्ट्रेशन करणु, उनखे डिफरेंटली पंहिंजे मक़सद जे लाइ इस्तेमालु करणु, इहो कंहिं हिकु मुल्क जे न बल्कि दुनिया जे मुल्क जे कानून जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे जंहिं ते एक्शन खणणु खपे। ऐं हिन प्रोग्राम जे ज़रिए, पंहिंजी तमामु टीम जे ज़रिए, पंहिंजे चैनल जे ज़रिए, पंहिंजे शहर जे, पंहिंजे सूबे जे, पंहिंजे मुल्क जे ज़रिए मां पंहिंजे तमामु कश्मीरी भेण भाउरनि खे इहो ऐलान करे मां चवणु थी चाहियां त असां तव्हां सां गॾु आहियूं। शायदि उहे तकलीफ़ूं असां पंहिंजी अखियुनि सां न ॾिठियूं आहिनि, पर यकीन कयो दिलि सां असांजी दिलि बि ॾुखायल आहे, असांजी दिलि बि तकलीफ़ में आहे, असांजी दिलि बि उहा आज़ादी घुरे थी जेका हर इंसान जी, हिते कंहिं मज़हब जी ॻाल्हि कोन थी रही आहे। उहा आज़ादी, उहे हुकूक जेके हर इंसान जा हक़ आहिनि, उहे हर उन माण्हू खे मिलणु खपनि। असां तव्हां सां गॾु बीठा आहियूं ऐं जेतिरे हद ताईं
थी सघंदो असां पंहिंजो असां तव्हां सां गॾु रहंदासीं ऐं तमामु पंहिंजे भेण भाउरनि लाइ जेके हिन वक़्तु जम्मू ऐं कश्मीर सां तालुक़ु रखनि था तमामु पंहिंजे कश्मीरी भेण भाउरनि सां असांजी जेका यकजहती आहे उहा हुई ऐं हमेशह रहंदी। प्रोग्राम खे अॻियां वधाईंदे थोरो सो ॻाल्हि करे था वठूं पंहिंजे उन्हनि शयुनि जी जेका असांजे मुल्क में डिफरेंट शयूं थी रहियूं आहिनि। कुझु लीगली डिस्टर्ब जेके शयूं आहिनि उहे बि असांखे नज़र आयूं आहिनि। पाकिस्तानी क्रिकेट जी परफॉर्मेंस आहे, खोड़ सारी उहे शयूं आहिनि जेके ओवर द वीकेंड असांखे नज़र आयूं। कल्ह बिकॉज़ हिकु स्पेसिफिक शो ते असां ॻाल्हाए रहियासीं त ओवर द वीकेंड जेको कुझु थियो उनजे बारे में असां कोन ॻाल्हाए सघियासीं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हिकु दफ़ो ॿीहर हीउ जेको नयो जेको टाइम आहे ऐं जेको हिकु नई जेका अरेंजमेंट आहे टीम जी उन साबित कयो आहे त हीअ अरेंजमेंट ॾाढी ज़बरदस्त आहे ऐं ख़ूबसूरत आहे ऐं तंहिं करे ही सुठा रिज़ल्ट असांखे साम्हूं अचनि पिया। वेस्ट इंडीज़ सां असां मैच जीतियो आहे, उमेद इहा ई आहे त अॻियां बि जेके मैचिस आहिनि असां उहे ई जीतियूं ऐं जॾहिं वरी पोइ इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जी तयारी थिए, वॾनि मैचिस जी तयारी थिए तॾहिं बि असांजी टीम उहो ई परफॉर्म करे जीअं हिन वक़्तु असांखे हिन पेयर परफॉर्मेंस ॾिनी आहे। गॾोगॾु ॻाल्हि करे था वठूं उन मसइले जी जेको काफ़ी अरसे खां हिकु मसइलो जेको हली रहियो आहे ऐं जंहिं ते इम्प्लीमेंटेशन उन तरीक़े सां न थी रही आहे जंहिं तरीक़े सां थियणु खपे। दैट इज़ असांजी जेके नंबर प्लेट जी रजिस्ट्रेशन या असांजी अजरक प्रिंट जी नंबर प्रिंट एम्बोस्ड नंबर प्रिंट जो हुजणु। उहो अॼु बि जॾहिं तव्हां ॿाहिरि निकिरो था अॼु बि तॾहिं तव्हां रोडनि ते ॾिसो था, चाहे उहे कार्स हुजनि चाहे उहे मोटरसाइकिल्स हुजनि, उन्हनि में अॼु बि असांखे उहे नंबर प्लेट्स नज़र नथियूं अचनि। रीज़न उनजो खोड़ सारो आहे। हिकु त सभिनी खां पहिरीं त मां पंहिंजे पाण खे बिकॉज़ ज़ाहिरा मुआशिरो जेको ठहंदो आहे तव्हां ई मूं जहिड़े माण्हुनि जे लाइ ठहंदो आहे, मूं जहिड़े माण्हुनि सां ई ठहंदो आहे। सो हिकु त असांजी सुस्ती आहे जेका असांखे नज़र अचे थी ऐं असां जूं डिफरेंट शयूं आहिनि जेके असांखे नज़र अचनि थियूं। प्लस हिकु ॿी न्यूज़ बि असांजे साम्हूं अचे थी त छो त ज़ाहिरा हज़ारे माण्हू आहिनि, लखे माण्हू आहिनि जिन खे इन प्रोसेस खां गो थ्रू करिणो आहे ऐं इन प्रोसेस में ज़ाहिरा टाइम बि लॻे थो। तंहिं करे असांजी जेका एक्साइज़ ऐं टैक्सेशन डिपार्टमेंट आहे उन्हनि जी तरफ़ां बि थोरो सो ताख़ीर जो मुज़ाहिरो कयो वञे पियो ऐं उहो नज़र आयो आहे असांखे। ज़ाहिरा नयूं नंबर प्लेट्स सभिनीनि खे इशू करणु हिकु वॾो मरहलो आहे। ॻाल्हाइण जे लाइ शायदि ॿ लफ़्ज़ आहिनि पर हिकु वॾो मरहलो आहे ऐं उन मरहले में हिन वक़्तु असांजो एक्साइज़ ऐं टैक्सेशन डिपार्टमेंट हिन वक़्तु आहे ऐं उहो पंहिंजी कोशिशूं करे रहिया आहिनि त जल्द खां जल्द थियनि। पर छो त टाइमली नथी थी सघनि त उहा डेट जेका 14 अगस्त खे असांखे लास्ट डेट ॾिनी वई हुई उन डेट खे असां वधाए अक्टूबर 31 ताईं असां खणी विया आहियूं ताकी तमामु जेके असां जहिड़ा माण्हू आहिनि जेके सुस्ती जा शिकार आहिनि उहे बि टाइमली करे सघनि, पंहिंजी अप्लाई करे सघनि नंबर प्लेट। प्लस उहे जेके ताख़ीरूं असांजे डिपार्टमेंट्स में असांखे नज़र ईंदियूं आहिनि उहे ताख़ीरूं बि दूरि थी सघनि। सो जी अगरि तव्हां जिथे जिथे तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त हीउ हिकु नंढो मैसेज आहे त जेके बि इक़दामात थियनि था अजरक प्रिंट जो हुजणु बिकॉज़ ज़ाहिर तमामु जेके सूबा आहिनि ऐं हीउ सिर्फ़ु अजरक प्रिंट जो मसइलो न आहे, हीउ सिर्फ़ु इहो मसइलो न आहे त असांखे अजरक प्रिंट जी नंबर प्लेट खपे, बट दे आर अदर रीज़न्स। त असां वटि इंशाल्लाह हिकु दफ़ो ॿीहर इहा जेका न्यूज़ आहे उहा सराउंडिंग में अचे पई, हिकु दफ़ो इहा ख़बर वराए सां साम्हूं अचे पई त उहो जेको कैमरा कल्चर असां ॿाहिरि ॾिसी ॾाढो चवंदा आहियूं त यार ॾाढो सुठो सिस्टम आहे ऐं ट्रैफिक पुलिस वारा जेके आहिनि उहे रोकनि नथा, तव्हांजो डायरेक्टली तव्हांजो जेको चालान आहे घर न अचे थो। हिकु दफ़ो ॿीहर उन सिस्टम में बि तेज़ी थी आहे ऐं उन सिस्टम में तेज़ी हुजण जो ई इंटरकनेक्टेड सिस्टम आहिनि बिकॉज़ उहा नंबर प्लेट न सिर्फ़ु तव्हांखे अजरक प्रिंट ॾेखारे रही आहे पर जेको हुनजो इम्बोर्स थियणु आहे उहो उन कैमराज़ में बि पूरे तरीक़े सां कैप्चर थी सघे थो। सो तंहिं करे ही ॿ शयूं मिलियल आहिनि ऐं तंहिं करे ॿिन्ही जो टाइमली हुजणु ॾाढो ज़रूरी आहे। अॻियां वधाईंदे तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ॾाढा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स तव्हां सभिनी जे लाइ खणी आयो आहे। ॻाल्हि करे था वठूं DHA फेज़ 1 में, DHA फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन में मौजूदु क्रीक गोल्ड सेंटर जी GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पारां क्रीक गोल्ड सेंटर हिकु प्राइम लोकेशन ते तव्हांखे लग्जरी अपार्टमेंट्स ॾेई रहियो आहे। 3, 4 ऐं 5 कमरनि जा लग्जरी अपार्टमेंट्स तव्हांखे मिली रहिया आहिनि। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 20 लख रुपया तव्हांखे डाउन पेमेंट ॾियणी आहे ऐं 1 लख रुपयो मंथली पे करे तव्हां क्रीक गोल्ड सेंटर में पंहिंजो लग्जरी अपार्टमेंट बुक कराए सघो था। गॾोगॾु क्रीक गोल्ड सेंटर तव्हांखे ऑफर करे रहियो आहे ज़बरदस्त शॉप, त जेकॾहिं तव्हां फ्यूचर में सरमायाकारी जो सोचे रहिया आहियो त तव्हांखे इनिशियली पे करणा आहिनि 3.5 लख
रुपया मंथली 25,000 रुपये तव्हांखे पे करिणो आहे ऐं क्रीक गोल्ड सेंटर DHA फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन में तव्हां पंहिंजी शॉप बुक कराए था सघो। अॻियां हलंदे प्रीमियम ब्लॉक हिकु कम्यूनिटी स्टाइल रेजिडेंसी ऑफर करे रहियो आहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जंहिंमें घर बि मौजूदु आहिनि, जंहिंमें प्लॉट्स बि मौजूदु आहिनि। मंथली 20,000 रुपया तव्हांखे पे करिणो आहे ऐं तव्हां प्रीमियम ब्लॉक में हिकु कम्यूनिटी स्टाइल रेजिडेंसी में पंहिंजो घर या पंहिंजो प्लॉट बुक कराए सघो था। अॻियां वधंदे ॻाल्हि कयूं था MTR 1 चेज़ मॉल जी। MTR 1 चेज़ मॉल मलीर कैंट जहिड़े ज़बरदस्त इलाइक़े उन जे करीब जे ही इलाइक़े खोखरा पार मेन रोड ते मौजूदु आहे MTR 1 चेज़ मॉल, जेको तव्हांखे शॉप्स ऑफर करे रहियो आहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 2 लख रुपया डाउन पेमेंट में। मंथली 5,500 रुपया तव्हां पे कंदो ऐं पंहिंजी दुकान जा मालिक थी वेंदो। अॻियां वधंदे असां वटि आहे नॉर्थ सिटी सेंटर। अगेन GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो हिकु ॾाढो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट नॉर्थ सिटी सेंटर, जेके तव्हांखे सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट ऑफर करे रहियो आहे। डाउन पेमेंट तव्हांखे ॾियणी आहे 3 लख रुपया, मंथली 15,000 पे करे नॉर्थ सिटी सेंटर में तव्हां पंहिंजो सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट बुक कराए सघो था। गॾोगॾु नॉर्थ सिटी सेंटर ऑफर करे रहियो आहे तव्हांखे शॉप्स, तव्हांखे इनिशियली 2 लख रुपया पे करिणा आहिनि ऐं मंथली सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 5,000 रुपया पे करे तव्हां पंहिंजे शॉप जा मालिक थी सघो था। तमामु प्रोजेक्ट्स GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे बैनर हेठां ठही रहिया आहिनि। तमामु प्रोजेक्ट 5 सालनि जी आसान किस्तुनि में आहिनि। तमामु प्रोजेक्ट्स जी जेके पेमेंट्स आहिनि उहे फ्लेक्सिबल आहिनि। त अॼु ई वञो ऐं राब्तो कयो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स सां ऐं पंहिंजो घर, पंहिंजो प्लॉट, पंहिंजो दुकान या पंहिंजो अपार्टमेंट बुक करायो। शोभ भाई जी तरफ़ हलूं था। अस्सलाम वालेकुम शोभ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छा हाल आहे? खैरियत सां आहियो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम से ज़िंदगी कीअं आहे शोभ भाई? बेहतरीन, ज़बरदस्त, क्या बात है। अशोक भाई ग्रीन स्टार्ट हो गया है ना, फील स्टार्ट हो गई है ग्रीन की। एक तो मौसम बड़ा प्यारा, क्लाउडी वेदर। हमारे कराची का मौसम गुज़िश्ता दिनों से बहुत अच्छा है। ऐसे ही है। और कल रात तो कराची में डिफरेंट जगहों पे कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिशें भी हुई हैं। ऐसे ही है। और जब मैं घर से निकलता हूँ अर्ली मॉर्निंग तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अब जो स्टॉल्स लग गए हैं, फ्लैग्स हैं, सारे पाकिस्तान की सारी चीज़ें मुझे नज़र आती हैं, बड़ा मज़ा आता है सब। और ग्रीन हमें देखने को मिलता है, सब्ज़ वैसे ही कलर बहुत अच्छा है। तो एक जिसे कहते हैं दिमाग में एक ज़बरदस्त इन्वायरमेंट बन जाता है कि हाँ जी, बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे बड़ा दिल कर रहा है कि मैं रोज़ाना ही ग्रीन कलर पहन लिया करूँ। हाँ, ऐसा हो तो क्या ही अशोक भाई कोई डिज़ाइनर हायर करते हैं, है ना, तो उनको कहते हैं कि भी कम से कम अगस्त के लिए हमें ग्रीन कपड़े दे दें। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। वैसे ये प्लानिंग आइडिया अच्छा है। वैसे भी आप ग्रीन अगर देखें, ग्रीनरी देखें तो आपका माइंड कूल माइंड रहते हैं आप। ये आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। क्या शामिल हो रहा है शोभ भाई सुबह सुबह? बड़ा खूबसूरत सा नगमा है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का, पहले गाया हुआ लाइट मरहूम, फिर उसके बाद राहत फ़तेह अली जी ने, उनके जो भतीजा हैं, कवर किया इसको। आज मैं कोशिश कर लेता हूँ क्योंकि उनकी स्किल्स हैं, ज़ाहिर है वो उनका जॉनर। बिल्कुल जी। जब हमने खुदा नाम लिया तो उसने हमें ये इनाम दिया। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरा ईमान पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरी पहचान पाकिस्तान। मोहब्बत अब है, मोहब्बत अब है, रमन का पैगाम पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है।
असासा है दिलेरों का, शहीदों की अमानत है। ताउन ही ताउन है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। जबी तारीख ने जबी तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान। पाकिस्तान मेरा ईमान, पाकिस्तान मेरी पहचान, पाकिस्तान मेरी जान, पाकिस्तान पाकिस्तान। वाह जी वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ये कुछ ये नगमे के जब भी अल्फाज शोभा भाई पहुँचते हैं ना आपके दिल तक, आपके कानों तक या ज़ुबान पे आते हैं आपके, वो फ़ील आप बयान नहीं कर सकते। मुल्क की मोहब्बत जो है, मैं समझता हूँ जो पाकिस्तानी है वो मुहिब्बे वतन होना चाहिए मेरे ख़्याल में, क्योंकि यही वो मुल्क है जिसने हमें वाकई में, मेरा ईमान पाकिस्तान, मेरी पहचान पाकिस्तान। हम दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, हम ओवरसीज़ शोज़ करने जाते हैं, दुनिया में हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमारा जो नेम टैग होता है वो यही होता है कि ये पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान से, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई शख्स ये कहे कि हमें पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें जो भी पहचान है वो पाकिस्तान ने ही दी है। पाकिस्तान नहीं दी है। बहुत खूब, बड़ी खूब बात की आपने। अच्छा, जल्दी सा ब्रेक की तरफ़ हलूं था। ही जेके जज्बा आहिनि, जेको जोश आहे, इहो अञा त जारी रहणो ई आहे, बिकॉज़ न सिर्फ़ु आई गेस अगस्त में, पर जॾहिं बि पाकिस्तान जी ॻाल्हि थींदी आहे, जॾहिं बि पाकिस्तानी नगमनि जी ॻाल्हि थींदी आहे, इहो जज़्बो हिकु दफ़ो ॿीहर असांजे अंदरि उअं ई जाॻंदो आहे जीअं उन टाइम ते जाॻियो हूंदो, जंहिं टाइम ते इहो नगमो उन शख़्स लिखियो हूंदो। वक़्तु आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, अॼु कोई प्रोग्राम में जेके महिमान सां गॾु आहिनि उनजे तारुफ़ जी तरफ़ हलूं था ऐं पंहिंजे प्रोग्राम जो इंशाअल्लाह सिलसिलो बि स्टार्ट कयूं था गॾोगॾु। हिन तरफ़ सां गॾु जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे, पाण उन फैमिली मां आहिनि, छो त ॾींहुं बि अहिड़ो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु महीनो बि अहिड़ो आहे। 14 अगस्त जी जेके तयारियूं आहिनि उहे बि हली रहियूं आहिनि। पर अगेन मां हमेशह चवंदी आहियां त हीअ जेको अॼु असां ॾींहुं मल्हायूं था, अॼु असां आज़ादी सां ॻाल्हायूं था, अॼु असां आज़ादी सां पंहिंजे दीन खे प्रैक्टिस कयूं था, इन जे पोयां जेके असांजा जेके वॾा आहिनि उन्हनि जूं वॾियूं क़ुर्बानियूं आहिनि, उन्हनि जूं वॾियूं जदोजहदूं आहिनि। त जी फर्स्ट क़रारदाद पाकिस्तान जॾहिं पेश थी ऐं उन्हनि खे पेश करण वारा जेके हुआ, उन्हनि जी फैमिली मां अॼु असां सां गॾु हिकु साथी आहिनि जेके जुड़िया आहिनि, पाण बाय प्रोफेशन हिकु एजुकेशनिस्ट आहिनि, असां गॾु तशरीफ़ रखनि था हमीदुल हक़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? जी। तबीयत ठीक है? जी हाँ। ज़िंदगी क्या है हमीद साहब? ज़िंदगी गुजर रही है और बहुत अच्छी गुजर रही है, माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे थोड़ा सा फ़ख्र भी है कि मेरे दादा ने जो काम किया, और आज के मुनासबत से क्योंकि 14 अगस्त आ रहा है जी, 23 मार्च जा चुका है, तो जब पीछे मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि मेरा भी ताल्लुक़ उस ख़ानदान से जिन्होंने पाकिस्तानी करारदाद को पेश किया, उसे पास करवाया, और कायद आज़म के बहुत ही करीब तरीन साथियों में उनका शुमार किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अॻियां वधंदे हिकु ॿी पर्सनैलिटी आहे सां गॾु जेका तशरीफ़ फरमा आहे। अॼु उन्हनि खे मधु करण जो मक़सदु बि कुझु अहिड़ो ई हो जेको मुल्क में, मुल्क खां ॿाहिरि दुनिया में जेको कुझु हली रहियो आहे, अॼु उन्हनि ते, उन्हनि शयुनि ते बि इंशाअल्लाह नज़र विझंदासीं। गॾोगॾु कश्मीर जो जेको मसइलो आहे उन ते बि इंशाअल्लाह नज़र विझंदासीं। जनाब जे लफ़्ज़नि में सुहेल रामना साहब ॾाढा ज़बरदस्त जर्नलिस्ट सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? जी, ठीक ठाक। ज़िंदगी कीअं है सुहेल साहब? ज़िंदगी मेरे हिसाब से तो एक इम्तिहान है, और सब्र और शुक्र के दरमियान की चीज़ है। तो बस जिन चीज़ों पे अफसोस हो उस पर सब्र करना चाहिए, जो चीज़ें हासिल हो जाए उस पर शुक्र करना चाहिए। ज़िंदगी ये है बस। ऐसा ही है। और फिर आपने कहा सब्र का, और इम्तिहान है ज़िंदगी, तो मुझे लगता है जर्नलिस्ट के लिए तो वो इम्तिहान वो सामने नज़र आ रहा होता है ना? हाँ बिल्कुल, चूँकि हमारा काम भी ऐसा है कि काफ़ी टफ़ काम होता है, और हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों को कवर करना होता है, बहुत सारी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं होती, लेकिन सच को सामने लाना जो है वो हमारा काम है।
तो उसमें मुश्किलात का सामना करना हाँ, ये एक बड़ा इम्तिहान है। अच्छा जी, अॻियां वधे हिकु ॿी पर्सनैलिटी आहे जेका तशरीफ़ फरमा आहे, पाण हिकु ॾाढा ज़बरदस्त आवाज़ जा बि मालिक आहिनि, पाण कंपोज़र बि आहिनि, ऐं सां गॾु माइकल अर्शद साहब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं हो, ख़ैरियत सां जी हो? जी ख़ुश बिल्कुल आहियो? ठीक, बिल्कुल तबीयत ठीक है? बिल्कुल। ज़िंदगी कीअं आहे अर्शद साहब? ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, बहुत मज़े में। माशाल्लाह। और म्यूज़िक में तो क्या हो रहा है ज़िंदगी में? बस म्यूज़िक कर रहे हैं और इसमें कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब वो नया बन जाता है ना फिर वो ज़्यादा मज़ा आता है हमें। और वो जब तक बनता नहीं है तब तक ऐसा समझ नहीं आता कि दिन कहाँ हो रहा है और बिल्कुल रात ऐसे ही, कहाँ हो रही ऐसे ही, है। बिल्कुल, ऐसे ही है? ऐसे ही, बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही है। आपको लगता नहीं कि म्यूजिक उन लोगों का काम है जो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो? ये हर बंदे का काम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, हर बंदे का काम नहीं है ये। इसमें बहुत ज़्यादा बस कुछ अलग ही लोग होते हैं इसमें। समझ नहीं आती कि बस कुछ बनाने बैठ जाए ना हम, तो फिर समझ नहीं आती कि कहाँ से कहाँ और कब से कब हो जाए। हाँ हाँ, और मैंने बड़े लोगों को ये बोलते हुए भी सुना है, काफ़ी कंपोजर्स को, कि कभी तो ऐसा होता है कि हम ऐसे रास्ते में होते हैं और कोई धुन बन जाती है, और कभी तो हम दिन लगा देते हैं, रातें लगा देते हैं, लेकिन वो धुन बनने को नहीं दे रही होती। ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये काम वैसे वाकई में हर काम अपनी जगह पे बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई चीज़ जो आप ज़ीरो से तख्लीक करते हैं और जो दूसरे से बिल्कुल अलग हो, वो एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। बिल्कुल, ये स्पेशली कॉम्पोजिशन करना और बड़ी अलग चीज़ है, क्योंकि हज़ारों करोड़ों गाने हैं और उन सब में कोई भी आपकी कॉम्पोजिशन सब में से मैच ना करे। हाँ। और ये हज़ारों, मैं ये सोच, हज़ारों लाखों गाने बने कैसे हैं? ये हर एक दूसरे से अलग है। ये वाकई में ये सही कहते हैं कि ये फील्ड बहुत बड़ी है। अच्छा जी, पंहिंजे मेहमान की तरफ ईंदे असां सां गॾु हमीदुल हक साहब असां सां गॾु तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब से आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। हमीद साहब, मुझे ये बताएं कि क्योंकि ताल्लुक़ एजुकेशन से है, और एजुकेशन जब फिर मैं देखती हूँ, और ज़ाहिर है आप तो आपने हिस्ट्री भी उस अलग तरीके से देखी होगी, और फिर आज एजुकेशन के साथ ज़ाहिर है उस हिस्ट्री के साथ भी आप उसी तरीके से कनेक्टेड हैं। आपको क्या लगता है कि हम, मुझे ऐसा लगता है, न जाने क्यों, क्योंकि जो हिस्ट्री हम पढ़ते थे, आज जब मैं अपने स्कूल के बच्चों को देख रही होती हूँ, आजकल के बच्चों को देख रही होती हूँ, जिस तरह पढ़ रहे होते हैं, मुझे लगता है हम आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रहे हैं चीज़ों से। जी हाँ, देखिए, पहली बात तो ये कि जो किताबों की तरतीब दी गई है, क्योंकि मैंने तकरीबन काफ़ी अर्से से हिस्ट्री और जोग्राफी का टीचर हूँ, हिस्ट्री खासा मेरा पर्टिकुलर मजमून है, तो बहुत सी बातें ऐसी दे दी गई हैं जो शायद रिलेट नहीं करती हैं। छापने वालों ने कभी गौर नहीं किया, कि रिसर्च नहीं की कि पीछे देख तो लें कि ये जो वाक़या था ये वाकई में इससे रिलेट है या नहीं है, या हुआ या नहीं हुआ है। उन्होंने सुना और उसको आगे लिखा और पब्लिश करवा दिया। प्रूफ रीडर ने देखा उसको कि उसकी अंग्रेजी ठीक है और किताब की शक्ल में वो आ गई। लेकिन जब टीचरों के हाथ में आती है तो टीचर कहते हैं कि यार ये वाक़या किधर हुआ था और कहाँ हुआ था। फिर एक प्रॉब्लम आती है, फिर बच्चों तक ले जाना। बच्चे पूछते हैं कि सर क्या ये वाक़या उसी तरह से हुआ था या नहीं हुआ था, तो उनको एक्सप्लेन करना, वो कहते हैं सर किताब में कैसे गलत हो गया, लिखने वाले ने क्यों गलत लिखा। तो वो एक्सप्लेनेशन देना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है, तो किताब को लिखने वाले के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पूरी तवारीख को देखे। अगर पाकिस्तान हिस्ट्री के बारे में लिख रहा है तो उससे दौर में जाना पड़ेगा, वो दौर जाना पड़ेगा जब हमने आज़ादी हासिल करी थी, फिर वो दौर में जाना पड़ेगा जब सैयद खान ने एक तहरीक चलाई थी, फिर खिलाफत मूवमेंट को भी देखना पड़ता है, फिर पाकिस्तान मूवमेंट आती है, उसके साथ साथ ये सिलसिला चलता है। फिर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना किरदार, अल्लामा इकबाल और बहुत से अकाबरीन थे जिन्होंने बेहतरीन किरदार अदा किया, और आज और हम आप एक आज़ाद मुल्क में जीते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं हमीदुल हक साहब, अगर हमें ये चीज़ें देखिए टीचर तक भी पहुंच के, लेकिन ये चीज़ें डिस्क्लोज़ हो रही हैं, इस पे क्वेश्चन आ रहा है, आपकी हिस्ट्री पे क्वेश्चन आना किसी भी एक जहन के लिए ये कोई छोटी बात नहीं है। हिस्ट्री आपकी अमानत होती है, उस पे क्वेश्चन क्रिएट होना ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा उस तरफ काम नहीं चल रहा, ऐसा क्यों है? देखिए, जो उस्ताद की जिम्मेदारी ये होती है मैम कि वो हमेशा उन बातों को सामने लाए। देखिए, किताब में तो लिख दिया गया, तो बच्चा तो पढ़ रहा है अपने, बच्चा पढ़ने के बाद जब सुबह स्कूल आता है, ख़ास तौर पे मैं तो बड़ा क्लास का, मैं ओ लेवल का टीचर हूँ, तो बच्चा सवाल करता है। वो सवाल ये करता है कि सर ये जो बताया गया सर सही है? तो फिर हम उसको कहते हैं कि बेटा सही तो है, लेकिन अब इसमें ये चीज़ें आप और ऐड कर दें, तो फिर हम उसको ऐड करा देते हैं, एक कंक्लूड करा देते हैं। कंक्लूजन जब करवाते हैं तो उसमें वो पैराग्राफ डाल देते हैं ताकि बच्चे की तशनगी ख़त्म हो जाए
और वो जो नॉलेज है वो उसे पूरी मिले, पूरी मिल जाए। जी। अच्छा, जहाँ नॉलेज की बात होती है तो अॼु छो त ॾींहुं बि अहिड़ो आहे, मां चाहियां थी थोरो सो तव्हांजी मुंहिंजी नॉलेज में बि इज़ाफ़ो थिए, उहे लफ़्ज़ जेके शायदि असांखे पाण ई पढ़णु खपनि, अॼु पंहिंजे प्रोग्राम जे थ्रू कोशिश कंदासीं त उहे लफ़्ज़ तव्हां ताईं पहुंचाए सघूं। आपकी तरफ आऊँगी सुहेल साहब, और ज़ाहिर है जर्नलिज़म में जितनी बारीकी सी चीज़ों को आप देखते हैं शायद आम इंसान नहीं देखता, हम उस तरीके से उन चीज़ों को नहीं सोचते। ये जो जम्मू और कश्मीर का ये जो मसला है और जिसके लिए आज न सिर्फ हर मुसलमान, मुझे लगता है दुनिया का अब वो तो मसला रहा ही नहीं है ना कि हम कहें कि मुसलमान उठ खड़े हुए हैं, ये तो दुनिया में ये इशू जो है वो हाईलाइट हो गया है, दुनिया में इस इशू की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो मुझे इसके हवाले से मैं चाहूँगी कि आपके अल्फाज हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें। जी ज़रूर। देखिए, जब मैं जर्नलिज़म पढ़ रहा था तो हमारे एक उस्ताद थे, वो कहते थे बेटा एक सहाफ़ी को ख़बर की पीछे छुपी ख़बर तक पहुंचना ज़रूरी है। एक ख़बर होती है अवाम के लिए, एक ख़बर होती है दरअसल जो पीछे छुपी ख़बर होती है। तो अगर हम 5 अगस्त का जो मोदी का जो ये कदम था, अगर आप उसके पीछे छुपे उसके मकासद देखें तो एक जो मेंटालिटी है बीजेपी की और मोदी की, वो है अखंड भारत की, ये ग्रेटर इंडिया। हाँ। और उसमें जो चीज़ें रुकावट हैं उसमें कश्मीर का एक आज़ाद रियासत की हैसियत से एक स्टेटस है। तो ये पहला कदम था उसका जो उसने उठाया कि स्टेटस ख़त्म किया जाए और कश्मीर को पूरी दुनिया में, मकबूजा कश्मीर को इंडिया का ही एक पार्ट करार दिया जाए। सही। तो ये कदम उसने इसलिए उठाया था और इसका और फिर आगे उन्होंने क्या किया कि हिंदुओं को एक बड़ी तादाद में मकबूजा कश्मीर में बसाना शुरू किया ताकि जो एक आबादी का तनासब है, एक जो मेजॉरिटी है कश्मीरियों की, मुसलमानों की, उसको भी किसी तरीके से ख़त्म किया जाए, ताकि वो एक जो पूरी दुनिया में एक मैसेज है कि ये एक मकबूजा रियासत है और इस पर इंडिया ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है, उसको वायलेट किया जा सके। तो एक्चुअल उसका जो मकसद था वो ये था। सही। और जाहिर सी बात है कि कश्मीरी उसके खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया और अभी तक वो चल रहा है। हाँ। और अब तो खैर जब से ये पाकिस्तान ने दांत खट्टे किए हैं इंडिया के, तो उसके बाद से तो अब पूरी दुनिया में ख़ुसूसन ट्रम्प की जो प्रेसिडेंट है यूएस के, उनकी वजह से हाईलाइटेड हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि इसका कोई इंशाल्लाह, बिकॉज़ कोई भी चीज़ हम आपस में, तो ये चीज़ सालों से चल रही थी और नज़र आ रही थी, और वैसे भी आप हिस्ट्री में भी देखें तो कश्मीर का जो मसला है वो हमेशा सामने रहा है, सामने आया है। लेकिन वो बात जब इंटरनेशनली इस तरह हाईलाइट हो जाती है और फिर वो भी ऐसे टाइम पे जब डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही न्यूज़ के लिए वायरल हो जाते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें, वो बड़े प्यारे प्यारे ट्वीट वो कर जाते हैं। और बड़े, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि वो उनकी जो अंग्रेज़ी होती है वो कोई भी लीगली करेक्टेड अंग्रेज़ी नहीं होती, बड़े आम लफ्ज़ों में लिखते हैं जो आम लोगों को समझ आए। तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें भी काफ़ी दफ़ा लिख जाते हैं। और बड़ी ये हम सबके लिए खुशाइन बात है कि हम जब से ये मसला हुआ है और ये चीज़ें हाईलाइट हुई हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसी टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली है, वो डिफरेंट जगहों पे ये बात बोलते हैं। और कभी सऊदी अरब में उनकी वो स्टेटमेंट नज़र आ जाती है, तो कभी दुनिया के किसी और ख़ित्ते में वो नज़र आ जाती है। तो ये खूबसूरत चीज़ है जो मेरा ख्याल है हो रही है। और शायद अब हम वो जो रुख एक जो हम चाह रहे थे, जिस तरीके से वो इंटरनेशनली ग्लोबली वो चीज़ हाईलाइट हो, अब मुझे लग रहा है वो हो रही है। जी, इसमें एडअप करना चाहूँगा कि इसमें ये क्रेडिट जो जाता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी पाक फ़ौज को जाता है। उनकी पॉलिसी है, उनकी डिप्लोमेसी है कि ना सिर्फ उन्होंने जो दुश्मन के दांत खट्टे किए, बल्कि उसके ऐसे प्रूफ, ऐसी वीडियोस साथ ही साथ बनाई गई और मीडिया को साथ ही साथ मिल रही थी। और मीडिया ने अपना किरदार अदा किया, फ़ौरन उसको जो भी इस जंग में सब ने अपना अपना कैरेक्टर अदा किया। लेकिन इसमें हमारे जो सिपह सालार हैं आसिम मुनीर साहब, उनका जो किरदार है वो सबसे ऊपर है। तो ये जो आज जितनी अचीवमेंट है पाकिस्तान की कि एकदम से पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में गया है, तो इसका मैं समझता हूँ कि क्रेडिट ज़्यादातर हमारी पाक फ़ौज को जाता है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। और क्रेडिट देना भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हम कल भी अपनी आर्म फोर्सेस के लिए बात कर रहे थे। मुझे लगता है आपके मुल्क की जितनी आर्म फोर्सेस है ना, वो आपके मुल्क की बैकबोन है। अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत ना होगा,
क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम जो मुल्क हमारा स्टैंड किया हुआ है, हाँ ठीक है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे हम डेवलप कंट्री बन सकते हैं, लेकिन आज आप अंडर डेवलपमेंट में होके भी आप उन मुल्कों में से आते हैं जो माशाल्लाह जो एटॉमिक पावर रखते हैं, तो ये इसके लिए अप्रिशिएट करना बनता है। अच्छा, ये जो अब हम इस तरह ज़ाहिर है गुज़रे सालों में हमने उस तरीके से इसकी हाइप नहीं देखी, आज इंटरनेशनली हमें जम्मू कश्मीर के मसलों की हाइप नज़र आ रही है, आपको लगता है कि जो आने वाला 5 अगस्त होगा वो इससे कुछ मुख्तलिफ होगा? देखिए, उम्मीद की जा सकती है, लेकिन जिस तरह दुनिया में हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से, आज कल परसों, आप अब प्रिडिक्शन करना इतना आसान रहा नहीं है। हालात के मुताबिक आप कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक जो एवरेज, जो मेरी जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील होती हैं। अभी पॉजिटिव है, अभी वो कहते हैं ना लोहा गर्म है तो चोट मार दी जाए, अभी अगर कुछ हो जाता है तो दैट्स फाइन, लेकिन इसको जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो ये चीज़ उतनी फिर वो नहीं रहेगी कारगर। तो मैं ये समझता हूँ कि जाहिर बात है हमारी जितनी भी जो हमारी इंतज़ामिया है और हमारे जो भी खारजा पॉलिसी बना रहे हैं उनकी हमसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और अप्रोच है, वो यकीनन उम्मीद करेंगे हम इंशाल्लाह ताला के अगले साल से पहले कुछ अच्छी न्यूज़ हो। इंशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा हमीदुल हक साहब, मुझे ये बताएं कि ये हम जब इस मसले को या किसी भी मसले को जब हम एजुकेशन से कनेक्ट करते हैं, आपको क्या लगता है कि हम एजुकेशन की तरह किस तरह अपनी जो हमारा जो यंग ब्लड है जिसने आगे जाके जिनके शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जानी है, हम किस तरह एजुकेशन को शामिल करके या एजुकेशन के ज़रिए अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं? देखिए, उस्ताद की एक जिम्मेदारी ये होती है कि वो किताब तक ना रहे। अच्छा नॉलेजेबल उस्ताद मैम वो होता है जो ना सिर्फ किताब बल्कि जो दुनिया में हो रहा होता है उसके हवाले से, तारीख के हवाले से वो अपने बच्चों को गाइड करता रहता है। और ख़ास तौर पे जो ये नई नस्ल अब जो आ रही है जी, चाहे वो मैट्रिक से ताल्लुक़ रखती हो या वो लेवल से ताल्लुक़ रखती हो, इनको बहुत ज़रूरी है कि वो जो मूवमेंट्स चली, वो जो लोगों ने काम किया उनके बारे में बताना। असल में उस्ताद 40 मिनट में ब्लैक बोर्ड पर लिखकर सिर्फ बच्चों को आगाही दे रहा है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड है, उसके पीछे जो कुर्बानियाँ दी गई हैं, उसके पीछे जो पूरा एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है वो नहीं दे पा रहा। तो बच्चों को ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक जिम्मेदारी ये भी है कि बच्चे आजकल सिर्फ पास नंबरों के चक्कर में लगे हुए। वो हमारे ज़माने में मैम ये था कि हम नॉलेज पर डिपेंड करते थे, कि हम कहते थे कि नॉलेज मिले ताकि हमारा हम कहीं बैठे हम बात करें तो हम उसको अच्छी तरह बयान कर सकें। आज के बच्चे की जो जस्तजू है मैम वो नंबर तक है। मैं पढ़ाता हूँ, इतना अर्सा हो गया हम पढ़ाते हुए, सर मेरा A ग्रेड आ जाएगा, मैं A+ ले लूँगा। तो A+ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप में वो नॉलेजेबल दिमाग आप जब आप करके निकलें तो आप जब अपने बच्चों को बताएं तो आप कह सकें कि हाँ मेरा वालिद बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है और मुझे हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। ये बहुत ज़रूरी है और उस्ताद की जिम्मेदारी है कि वो लकीर का फ़कीर ना बने, वो इतनी नॉलेज बच्चों को दे कि उसके साथ साथ कि इम्तिहान की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और बच्चों को अच्छी नॉलेज भी मिल जाए। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और जो मैं समझ रहा हूँ आज के दौर में मिस हो रहा है मैम। मेरे जहाँ तक ताल्लुक है मैं तो कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा अलग हट कर भी बच्चों को मैं थोड़ा बताऊँ ताकि बच्चे जब घर जाएं तो कहें कि हाँ आज तो हमारे हिस्ट्री के टीचर ने हमें बहुत कुछ बताया, किताब से हट कर भी बताया। हाँ। तो मैम मेरी कोशिश तो ये होती है। बिल्कुल, और आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हम जिस ट्रैक पे जा रहे हैं हमें वाकई में अभी सिर्फ हमें ग्रेड से मतलब है। जी हाँ बिल्कुल। और देखिए इसमें मुझे लगता है कि हमारे सिर्फ बच्चे कसूरवार नहीं हैं। एग्जैक्टली। इसमें हमारे पास कंपटीशन भी कसूरवार है। जी हाँ बिल्कुल। प्लस हमारे पास वो कॉलेजेस भी कसूरवार हैं जो कहते हैं कि जी मैट्रिक में इतने आप ग्रेड लाएंगे तो आपको हायर किया जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वो सिस्टम भी कसूरवार है जो आपको फला ग्रेड के बाद ही जॉब दे रहा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि वो पेरेंट्स भी कसूरवार हैं जो अपने सर्किल के कंपटीशन में आने के लिए वो कुछ भी करना चाहते हैं लेकिन बच्चे का A और A1 ग्रेड लाना चाहते हैं। तो इसमें सिर्फ मुझे लगता है बच्चे ये हमारा पूरा सिस्टम ही कहीं खराब हो गया है और किसी तरीके से हम उस सिस्टम का हिस्सा बनते जा रहे हैं। होता ये है कि माँ बाप की जिम्मेदारी होती है जब बच्चा 9 लेवल में आता है, चाहे वो O लेवल में हो या मैडम पैट्रिक में हो। हाँ। तो उसकी ये जिम्मेदारी माँ बाप की होती है कि बच्चे को वो ये बताए कि बेटा जा तो रहे हो स्कूल तो सिर्फ लकीर का फ़कीर मत रहना ना, उस्ताद से यही सवाल भी करना।
अब बच्चे को सिर्फ घर वाले ये कह रहे हैं कि बेटा देखो, अगर आपका A+ ग्रेड नहीं आएगा, A ग्रेड नहीं आएगा, तो हम ये चीज़ आपकी बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब बच्चा क्या है मैडम, जस्तजू में लगा रहता है और वो कहता है कि सर मेरा A+ आ जाएगा। तो A+ तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप जब बाहर निकलेंगे मार्केट में, जब आप दुनिया को फेस करेंगे, और तो फिर आपकी नॉलेज ज़ीरो हो जाएगी। ऐसे ही आप किताब तक रहेंगे। किताब एक ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा रेफरेंस बहुत ज़रूरी है जो दुनिया के अंदर कायम दायम है। हाँ। अब अगर आप पाकिस्तान हिस्ट्री को देखती हैं आप, तो इतनी तवील हिस्ट्री है कि अगर मैं बताना भी शुरू करूँ तो शायद एक प्रोग्राम काफ़ी नहीं होगा बेशक, कि बेशक पाकिस्तान का वजूद हासिल करने के लिए कहाँ से निज़ाम चला, कहाँ से एक निज़ाम लंबी चला। हिस्ट्री बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये भी एक बड़ा अंसर है कि ये सब बातें बताना ज़रूरी हैं बच्चों को। ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और शायद तभी ही ऐसा है, और न सिर्फ अभी के बच्चे, मुझे लगता है ये ट्रेंड जो है 90s के एंड में ही कहीं स्टार्ट हो गया था। Exactly. और आज वो जो 90s के आज जब वो टीचर बन के खड़ा हुआ है, क्योंकि उसने अपने टाइम में ही कभी उसको उस तरह नहीं देखा, जी, तो वो आगे डिलीवर क्या Exactly, करेगा। बिल्कुल। तो ये जो सिस्टम है, ये मुझे लगता है ये उसी टाइम से स्टार्ट हो गया था, जब आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के पास डिफरेंट गैजेट्स आते गए, बच्चों के Exactly. पास टीवी का जी, एक्सेस आता गया, जी, जी। इंटरनेट का एक्सेस आता गया, और चीज़ें इस तरह हमारे सामने आती गई। अच्छा जी, अॻियां वधंदे अॼु खोड़ सारी शयुनि ते मुंहिंजे प्रोग्राम में डिस्कशन हली भी रही है। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट शयुनि ते ॻाल्हाइबो भी, पर गॾो गॾु असां सां गॾु हिकु ॾाढी ख़ूबसूरत आवाज़ भी तशरीफ़ फरमा है। मां चाहियां थी त उन्हनि जी तरफ़ बि वञूं, ऐं पाण ॾाढा ख़ूबसूरत आवाज़ जा मालिक आहिनि। सबसे पहले क्या शामिल हो रहा है? सबसे पहले खासा मेहदी हसन का एक सॉन्ग। हाँ, चले जी, बिस्मिल्लाह। जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम, लगता है ऐसा खुदा की कसम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम, लगता है ऐसा खुदा की कसम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। सावन है बरसात होती नहीं, खुल के कोई बात होती नहीं, कैसे बताएं ये तुमको सनम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। शायर जो होता कैसे बताएं ये तुमको सनम, तुम मेरे हो।
करवट बदलते हैं हम, शम्मा की मानिंद जलते हैं हम। तुम ही बताओ कि हम क्या करें, चारों तरफ देखते हैं तुम्हें, इसमें खता क्या तुम्हारी है, हर शय में सूरत तुम्हारी है, इसमें खता क्या तुम्हारी है, हर शय में सूरत तुम्हारी है। गलियों में तुम हो, बहारों में तुम, इस दिल में तुम हो, नज़ारों में तुम। कैसे बताएं ये तुमको सनम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम, लगता है खुदा की कसम, तुम मेरे हो। सावन है बरसात होती नहीं, खुल के कोई बात होती नहीं, कैसे बताएं ये तुमको सनम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। जबरदस्त जी। जल्दी सा वक्त है ब्रेक जो था मुलाकात क्यों था नैनी कमर्शियल ब्रेक खपोए। Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. जी वेलकम बैक। अच्छा हमीदुल्लाह साहब मुझे बताइएगा कि हम जब आप, हमें ऐसा लगता है नॉर्मली लोगों को यही लग रहा होता है कि जब आप किसी ऐसे ब्लड लाइन से होते हैं, ऐसी फैमिली से होते हैं, तो आपके लिए बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं जो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कभी ऐसी ब्लड लाइन से होते हैं जिन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया हुआ होता है, तो आपके ऊपर मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद हो जाती है आपके शोल्डर्स पे बनिस्बत आम लोगों से। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हैंडल करते हैं? देखिए मैम, मेरा ऐसा तो मैं गवर्नमेंट टीचर रहा, फिर पाकिस्तान नेवी में रहा मैं, बहरा कॉलेज में 8 साल, और ये भी मेरे कोलीग थे, मेरे साथ थे जी। उसके बाद फिर मैं ओ लेवल में पढ़ाना शुरू कर दिया। बहुत कम लोगों को, कुछ लोगों को शायद पाकिस्तान नेवी में मालूम है कि मैं अबुल क़ासिम फजल का पोता हूँ, और एक प्रोग्राम हुआ था हमारे, मैं तारुकोट ब्रांच में था, तो उसमें एक तकरीब हुई थी 23 मार्च के हवाले से जी। तो वो मेहमान खुसूसी ढूंढ रहे थे, तो किसी टीचर ने कहा कि ये तो इनके दादा हैं और आप कहाँ ढूंढ रही हैं। हाँ। दैन उनको पता लगा कि ये, बाकी ये कि मैं कभी फ़ायदा नहीं उठाया, कोई नौकरी आज तक हासिल नहीं करी, जो भी काम किया मेरिट पे किया, अपनी एबिलिटी पे किया, अपनी तालीम पे किया। हालांकि मैंने एक चीज़ आपको बताई नहीं, मेरे माँ बाप दोनों नेवल ऑफिसर थे। मेरे फादर लेफ्टिनेंट कमांडर थे पाकिस्तान नेवी के अंदर, और मेरी वालदा कमीशन नर्स थी। तो कभी भी उस हवाले से मैम कभी मैंने कोई कहीं पर भी मैं बताना पसंद ही नहीं करता था कि क्या फ़ायदा, अब वो तारीख जा चुकी है। अच्छा वो फिर मैंने ये भी देखा कि मैम लोग थोड़ा सा इज्जत भी नहीं करते, देखते भी नहीं हैं। अब वो कहते हैं यार जिसने किया सो किया, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि कितना बड़ा काम किया। बेशक जिस आप मुल्क में बैठे हैं, अगर वो जिद्दत उनकी नहीं होती, कायद आज़म लियाक़त अली ख़ान, अल्लाह अकबर और बहुत सारे काबरीन हैं, तो क्या पाकिस्तान बन जाता? एक सवाल है। लेकिन नहीं, आज आप इस मुल्क में हैं, अल्लाह ताला ने आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं। हमारा मुल्क बहुत अच्छा है मैम, हर चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में दी है। बिल्कुल। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम बहुत जल्दी बेसब्र हो जाते हैं और कर्ज करना शुरू कर देते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। तो मेरी ज़िंदगी में मैम कभी ऐसा वक्त नहीं आया, मैं हमेशा सेटिस्फाई रहा माशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह। और जो भी अल्लाह ताला ने मुझे दिया वो मेरे हवाले से दिया। मैंने कभी किसी अपने नाम को इस्तेमाल नहीं किया। मैंने आज तक, मैं चाहता तो सिंध गवर्नमेंट में कोई जॉब भी ले सकता था, इस हवाले से मैं किसी से नहीं मिला। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने
इसे इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन मुझे इस बात पर ज़रूर फ़ख्र है कि मेरे आबा अजदाद ने जो काम किया वो इतना बड़ा काम था कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को क़यामत तक कायम दायम रखे, नाम चलता रहेगा। हम चले जाएंगे दुनिया से मैम, उनका नाम चलता रहेगा, उनका नाम तो चलता ये बड़ी रहेगा। important बिल्कुल बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। और वैसे भी मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि आप जब, जैसे मैं पहले कह रही थी कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आयद हो जाती है, फिर लोग आपको जज भी ज़्यादा करते हैं उस हिसाब से। तो अब और आपकी जो काबिलियत है वो आपकी होनी चाहिए, और आपने वो करके दिखाया, ये एक बड़ा एक अच्छा अमल है। अच्छा, इन्हीं बातों में आप सुहेल साहब आपके अल्फाज शामिल करते हुए, ये जो अमल हमें इनसे, इनके लफ्ज़ों में नज़र आ रहा है और इनके लफ्ज़ों में हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं, आपको लगता है कितने हद तक लोग इस मेंटालिटी के हैं हमारे पास? देखें, सबसे पहले तो मैं ये एडअप करना चाहूँगा कि हमारी बदकिस्मती है वो ये है कि हम अपने लेजेंड्स को सिर्फ किताबों के हद तक ज़िंदा रखते हैं, ना हम उनके अफकार और अक़वाल को कुछ अहमियत देते हैं, और ना ही उनसे जुड़े उनके लोगों को या ख़ानदान को कभी हमने रिस्पेक्ट दिया। कायद आज़म की फैमिली के साथ देख लें, अल्लामा इकबाल का भी हमें कुछ नहीं पता उनकी फैमिली के बारे में। इसी तरह बाकी, और इसी तरह इनके जो शेर मकाल थे AK फजलुल हक, करारदाद पाकिस्तान ने पेश की, एक बड़ा नाम है, लेकिन ऑब्वियसली उनकी जो फैमिली है, जो यहाँ पाकिस्तान में जो रूट्स बाकी हैं, वो तो गवर्नमेंट को पता भी नहीं है। पता भी नहीं है, एसेट है हमारे लिए ये चीज़ें, लेकिन गवर्नमेंट को पता भी नहीं है, और ना ही उनके प्रायोरिटीज़ में कहीं ये कोई चीज़ शामिल है। हाँ। तो एक तो हमारा ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है हमारी, मतलब ओवरऑल हमारे जो एक कल्चर है, वो कल्चर ठीक नहीं है। सही। और दूसरा ये कि जो लोगों की मेंटालिटी, लोगों की हद तक तो देखिए, जिनको पता चलता है वो इज्जत करते हैं, लोगों का तो लोग सादे, लोग मासूम हैं, लोगों का इसमें कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि हमारा जो सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम जो है ना, वो सिर्फ मखसूस लोगों को बेनिफिट दे रहा है, वो बेनिफिट्स आम लोगों तक आने ही नहीं दे रहा। दैट्स द प्रॉब्लम। और वो मखसूस लोग कौन है? वो कौन से मखसूस लोग हैं, कौन से खुश नसीब लोग हैं? वो मखसूस लोग, वो जो आपने अक्सर सुना होगा, वो चंद खानदान हैं पाकिस्तान में जो ईवानों में जाते हैं। देखें सिस्टम क्या है, कोई मैसेज तो नहीं आ गया उनका? पक्का वहीं से तो मैसेज नहीं आ गया? ऐसा नहीं है। सिस्टम देखें, सिस्टम क्या है, सिस्टम जो है वो सिर्फ सपोर्ट करता है जो ऑलरेडी मजबूत लोग हैं। अगर कोई नीचे से, मैं आपको सिंपल एक बात करता हूँ, अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात कर लेते हैं, अगर कोई ऐसा बंदा CSS पास करके ब्यूरोक्रेट बन भी जाए, जिसका पीछे फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, उसको ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम ही नहीं उसको चलने देता। ऐसा ही है, तो बिल्कुल ऐसा ही ये है। कल्चर है, और ये इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादा है, क्योंकि हम, आपको पता है, बड़े सगीर पे जो अंग्रेज़ ने हुकूमत की, वो जो सिस्टम दिया गया है वो वही चल रहा है अभी तक, वही चल रहा है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। और हम कहने को तो ये बड़े, जब भी हम बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम शायद कहने को तो आज़ाद हो गए, लेकिन यहाँ से हम आज भी कहते हैं हम उसी सिस्टम का हिस्सा हैं। मैं आपको अभी जस्ट एक इंफॉर्मेशन देता हूँ। अभी रिसेंटली UNO में बाकायदा डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए कि उर्दू को एज एन जो लैंग्वेज है, जो रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, उसमें उसको शामिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए। जबकि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये डिसीजन दिया कि उर्दू हमारी सरकारी ज़बान होनी चाहिए। वो डिसीजन भी इंग्लिश में ही दिया। और दूसरी बात, आज तक ब्यूरोक्रेसी ने उस उर्दू ज़बान को आने नहीं दिया। तो मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी ज़बान कोई बुरी चीज़ है, वो सीखनी चाहिए, लेकिन अब UN की बात तो मुझे लगता है अब तो हम मजबूर हैं उस पे। मे बी लेट्स सी, देखें वो तो अभी तो ये उन्होंने स्टार्टअप लिया है, ठीक है, वो अप्रूव होता है, वो सब कुछ होता है, तो फिर हमारे ऊपर उसके क्या इम्पैक्ट आते हैं। बट हमें फ़ख्र करना चाहिए, हमारी कौमी ज़बान है, और एक ऐसी खूबसूरत ज़बान है जिसमें बेशुमार ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं। क्योंकि मैं MA उर्दू भी हूँ, दैट्स व्हाई मैं इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझता हूँ कि उर्दू ज़बान वन ऑफ द मोस्ट, मतलब ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। कि आप देखिए इसमें इंग्लिश के अल्फाज भी ऐसे शामिल हो जाते हैं कि लगता है इसके अपने, जैसे यूज़ ऐसे लगता है उर्दू का कोई लफ्ज़ है। तो आई डोंट नो कि क्यों वही चंद खानदान है जो उर्दू ज़बान पसंद नहीं करते, वो मुंह टेढ़ा करके अंग्रेज़ी बोलना ही पसंद करते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम जब भी, बिकॉज एज अ जर्नलिस्ट आप बहुत सारी चीज़ों पे आप नज़र डालते होंगे, बहुत सारी चीज़ों को आप बारीकी से देखते होंगे, मुझे बताएं कि हमारे पास जो जर्नलिस्ट हैं, जो लिख रहे हैं, जो आपकी फील्ड के लोग हैं जो लिख रहे हैं, क्या वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं? देखें, ये बहुत अच्छा सवाल है। करना चाहते हैं, बहुत सारे करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर वो उसकी पे बैक भी दे रहे हैं,
ठीक है, मैं किसी का यहाँ नाम नहीं लेता, लेकिन ये है कि आसान नहीं है। देखिए, सच लिखना आसान नहीं है। जब आप किसी भी सिस्टम की कोई ख़राबी लिखेंगे तो वो सिस्टम आपके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा। तो उस मुखालफत को फेस करना हर इंसान इतना मजबूत नहीं होता। वो कैसे वो ऐसे सिस्टम आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है कि वो आपको वो लफ्ज़ों को ही बैन कर देता है कि बुरा कोई अल्फाज नहीं आएगा, देखिए केस हो जाएगा, हाँ, क्रिमिनल एक्टिविटी काउंट की जाएगी। अब तो जितने इन्होंने देखे, आपको पता है कि हमारी जो ईमान बाला है, उन्होंने बाकायदा ये लॉ पास करवा चुके हैं कि आप पॉलिटिशियंस पर जो है ना वो तनकीदी उस तरीके से आप कोई भी खबर आपने लिखी और वो साबित नहीं हुई तो आपको जेल हो जाएगी। ये मतलब बहुत सारे उन्होंने ऐसे लॉज बना दिए जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अब सच लिखने से पहले भी ना आपको 10 बार सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता लेकिन है। फिर भी हेड्स ऑफ टू दोज जर्नलिस्ट जो अभी भी ये काम कर रहे हैं और कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और न सिर्फ ये लिखने पे पाबंदी, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स थे जो इंडिविजुअल जर्नलिस्ट थे, वो भी बैन होते हुए नज़र आए डिफरेंट। और हम कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम 100% किसी एक साइड पे हम ब्लेम करें। हमारे पास कुछ लोग भी ऐसे हैं जो फला खानदान से पैसे लेके फला के लिए बुरा लिखते हैं, फला से लेके, तो लोग भी हमारे पास ऐसे। तो वही वाली बात कि हम उस सिस्टम में, वो कहते हैं ना दुनिया गोल है, तो वो गोल कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो ही रहा है वो सर्किल। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही साइड से किसी कॉर्नर पे हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है हमारे सारे सिस्टम को। आपकी तरफ बढ़ते हुए अर्शद साहब, मुझे ये बताएं कि हम जब भी, क्योंकि अगस्त का महीना है और हम चाहे किसी भी टॉपिक पे बात करें, कहीं ना कहीं हमारा ज़ाहिर है वो जज्बा, वो मोहब्बत जो वतन के साथ है वो सामने आ ही जाती है। आप भी डिफरेंट जगहों पे नगमों की सूरत में ज़रूर अपने पाकिस्तान का जो नाम है वो गुनगुनाते होंगे, करते होंगे। मुझे ये बताएं कि कितना जज्बा आपको लोगों में नज़र आता है? जी जी बिल्कुल, लोगों में तो काफ़ी जज्बा ज़्यादा है और वो बहुत अपने मुल्क को एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है ना यहाँ पे, महंगाई के हवाले से, लोगों की जॉब्स के हवाले से, इसलिए वो बहुत परेशान है और अपना मतलब खुल के एंजॉय नहीं कर सक रहे। करना चाहते हैं सब अपने मुल्क के लिए, उन सब के दिल में बहुत प्यार है, सब अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग मजबूर भी हैं ज़रा। हाँ बिल्कुल, मजबूर भी हैं और काफ़ी लोग मजबूरी का फ़ायदा भी उठा जाते हैं। अब हमारे पास मसला ये कि हमारा जो सीज़न आता है वही चीज़ महंगी हो जाती है। आज आप बड़ा दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ मैं अपने परचम की, लेकिन आज वैसे परचम आपको इतना सस्ता मिलेगा कहीं भी आप और मिलना भी चाहिए, ये हमारी चीज़ है, इसको सस्ता होना चाहिए। लेकिन आज आप जाके कहीं से परचम खरीदते हैं अगस्त के सीज़न में, आपको महंगा तरीन आपको परचम ही मिलेगा। तो ये तो हम फिर मजबूरी का फ़ायदा भी उठाते हैं ना, हम सिर्फ मजबूर नहीं, हम फ़ायदा भी उठाना जानते हैं। तो अच्छा ये बताइए, करेक्शन कैसे होगी? आप दोनों का एक्सपीरियंस, एक जर्नलिस्ट का एक्सपीरियंस, एक सीनियर एजुकेशनिस्ट का एक्सपीरियंस, मुझे बताइए सिस्टम सही कैसे होगा? क्या हम हमेशा इसी तरह बात ही करते रहेंगे इसके लिए? मैम, इसके लिए हमें बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। मैं अभी मेरे कोलीग ने एक बहुत अच्छी बात करी, ये जो ख़ानदान है ना, हम किसी का नाम नहीं लेते। देखिए मैम, मैं कोई तारीफ़ नहीं करता, दुनिया के अंदर और भी डेमोक्रेसीज़ हैं, तो उस डेमोक्रेसी में बेसिक रूट्स अवाम होते हैं। आप मुझसे बेहतर जानती होंगी कि क्या हमारी इस डेमोक्रेसी में क्या बेसिक रूट्स अवाम हैं? नहीं है। तो इसको चेंज करने के लिए देयर शुड बी सम काइंड ऑफ रेवोल्यूशन। मैं खुदा ना करे, मैं इस तरफ रेवोल्यूशन की बात नहीं करता कि क्या खुदा ना करे कोई लड़ाई हंगामा हो, लेकिन वो जो लोग बैठे हैं वो ट्रूली खिदमत गुजार हो लोगों के, ट्रूली वोट पर आएँ। जब वोट पर मैम आएंगे तो वो लाजमी तौर पर वो एक तो वोट पर तो आते हैं, लेकिन अब वोट बिरयानी के डब्बे पे होते हैं तो क्या करें? आते तो वो ट्रूली हैं यार। वो बिल्कुल ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी जिद्दोजहद से वोट लेकर आऊँ, तो आप रियली इस बात को मानेंगी कि मैं लाजमी कहीं ना कहीं मेरे लिए आवाम की मोहब्बत होगी। जब मैं दूसरे ज़राए से मैं आऊँगा तो मैं अपने ज़राए को कवर करने के लिए कोई मिनिस्टर बन जाऊँ, कोई ऐसी एडवाइज़र लग जाऊँ जहाँ से मैं पैसा कमा सकूँ। तो इस वक्त अगर एक बात कही जाए तो इस वक्त मुल्क में यही हो रहा है। और सिस्टम को बदलने के लिए गहरी बात कर रहे हैं हम वैसे। हाँ, इस सिस्टम को बदलने के लिए सबको किरदार अदा करना पड़ेगा, मजदूरों को, टीचरों को, जर्नलिस्ट को। एवरीबडी हैज़ टू पे देयर गुड रोल रिगार्डिंग टू चेंज द सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल। जर्नलिस्ट को कितनी थ्रेट्स होती हैं जब भी वो सही रास्ते पे चल रहा होता है? हाँ, लेकिन पहले मैं इसमें ऐड अप करना चाहूँगा प्रीवियस पॉइंट में। देखें, तब्दीली ना दो सतहों पे ज़रूरी है। पहली सतह पे तो कौम में तब्दीली ज़रूरी है,
और दूसरी सिस्टम है। वो हमने देखी नहीं थी पिछले दिनों में तब्दीली? कौन सी तब्दीली की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं पिछले दिनों तो हमने देखी नहीं, थी तब्दीली। मैं पीटीआई के सपोर्टर नहीं हूँ, मैं उस तब्दीली की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ सबसे अभी जो बेसिक प्रॉब्लम शुरू हो गया ना, हमारा समाजी निज़ाम भी थोड़ा सा तबाही का आहिस्ता आहिस्ता शिकार हो रहा है। उसकी वजह क्या है? हमारे यहाँ तालीम बगैर तरबियत के, पहले तरबियत होती थी, तालीम ना भी हो, घरों में घर चलते थे। अब आप देखें कि अगर मैं मुआशरती सतह पे बात करूँ तो तलाक के रेशोज़ बहुत बढ़ गए हैं, कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही है, बहुत सारी नई चीज़ें जो है ना इंट्रोड्यूस हो गई हैं। उसकी वजह क्या है कि तालीम ले रहे हैं हम, लेकिन तरबियत नहीं ले रहे। तो सबसे पहले तो हमें तरबियत की ज़रूरत है, बीइंग अ नेशन। आपको पता है, मुझे ये बात यहाँ करनी नहीं चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि आपको पता है कि यूएई ने जो वीज़ों पे पाकिस्तान की पाबंदी लगाई थी कुछ अर्सा पहले, जी 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 जी, किसी को भी विजिट वीज़ा भी नहीं दे रहे थे। उन्होंने बाकायदा हमारे जो मिनिस्ट्री है उसको 2-3 मरतबा उन्होंने ऑफिशियल लेटर लिखा कि आप अपने पाकिस्तानी जो यहाँ आते हैं उनको थोड़ी तरबियत करके भेजें। वो यहाँ आके जिस तरह से बिहेव करते हैं और लोगों को, इवन हमारे जो सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, वो राह चलते यूएई में, दुबई में लोगों को रोक रोक के उनके साथ करें, तो उनका ये कल्चर नहीं है। आप इनको थोड़ा सिखाएं। लेकिन हमारे यहाँ तो आपको पता है कि जो मिनिस्ट्रीज हैं वो तो साइड पे फेंक देते हैं ऐसी चीज़। तो उसका फिर बैकलॉग क्या आया कि उन्होंने पाबंदी लगा दी, वीज़ों पे पाबंदी लगा दी, और कितना लॉस हुआ जो लोग वहाँ जाके कमाते हैं। तो एक तो हमारे यहाँ ना तालीम प्लस तरबियत की ज़रूरत है। सही। और दूसरा ये कि जो सिस्टम की तब्दीली है वो रेवोल्यूशन से आती है, वो ऐसे नहीं आती। रेवोल्यूशन भी ऐसी आएगा कि जब कौम में शऊर आएगा। तो ये कनेक्टेड हैं, एक तो ये। अच्छा, दूसरा आपने सवाल किया जर्नलिस्ट के बारे में। जर्नलिस्ट को किस तरह आप थ्रेट्स को फेस करते हैं? देखें, ऑब्वियसली थ्रेट्स को फेस करने के लिए देखें, आपको सबसे पहले तो बात ये कि खुद एक बहुत ब्रेव माइंड आपका होना चाहिए। थ्रेट्स तो आते हैं, और हम देखते हैं कि पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में शुमार होता है जहाँ जर्नलिस्ट बड़ी तादाद में जो है वो मर्डर्स कर दिए जाते हैं, उनके कत्ल होते हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात ये कि कोई उसका मतलब ना तो कोई पकड़ा जाता है, ना उन केसेस का कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, कुछ भी नहीं होता। तो जर्नलिस्ट जो है बस वो अपने बिहाफ पे जितना वो एक सिक्योर इन्वायरमेंट में रह के जितना कर सकते हैं। देखिए, जो बड़े नाम हैं उनको तो इतना इजी नहीं, हालांकि आपको पता है बड़े नामों पे भी अटैक्स हुए हैं, और चाहे वो अरशद शरीफ हों या हामिद मीर हों, इस तरह के जितने बड़े नाम हैं। तो छोटे जर्नलिस्ट तो बेचारे वो तो क्या ही करेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं जितना वो कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं। सही। अच्छा, मुझे इसी बात की कंटिन्यूशन में मुझे याद पड़ता है कि जर्नलिस्ट पे भी एक कोई जिम्मेदार, पहले तो कोई भी ओपन जर्नलिस्ट था ना, कोई भी कुछ भी लिख देता था, कोई भी कुछ भी बोल देता था। अब वो प्रॉपर कोई रजिस्ट्रेशन हो रही है जर्नलिस्ट की? जी जी बिल्कुल। ये क्या किस्सा है? जो डिजिटल जर्नलिस्ट है ना, उनको गवर्नमेंट जर्नलिस्ट नहीं मान रही। वो कह रही है कि आप जर्नलिस्ट वो होना चाहिए जो प्रॉपर किसी चैनल से वाबस्ता हो, या किसी अखबार से वाबस्ता हो, किसी इदारे से जुड़ा हुआ हो। अब वो होना ये शुरू हो गया था कि जैसे कोई भी एक आम आदमी है, वो उठा, उसने अपना यूट्यूब का चैनल बनाया और पॉलिटिक्स पे बोलना शुरू कर दिया। ना उसकी नॉलेज है, ना उसकी एजुकेशन है, ना उसको अवेयरनेस है पॉलिटिक्स की, ना वो न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो वो जो ओपिनियंस दे रहा है वो बायस्ड भी होंगे और उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट का अच्छा कदम है कि गवर्नमेंट ने उनको रोका है। गवर्नमेंट ने कहा है कि हर इंसान या हर बंदा जर्नलिस्ट नहीं बन सकता। आप पहले एजुकेशन लें, आप किसी इदारे में काम करें, आप एक्सपीरियंस लें, आप सीखें कि काम कैसे होता है, देन आप कोई ओपिनियन जो है ना वो बिल्डअप कर सकते हैं, जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो। ठीक है, लेकिन उसी जगह पे फिर वो वाला जो जर्नलिस्ट जिसको टीवी की स्क्रीन पे शायद जगह नहीं मिलती क्योंकि फला फला खानदान से प्रेशर है, आप नहीं बोल सकते, तो वो जो फ्री हैंड उसको मिल रहा है और वो अपने चैनल पे बोल रहा है, आपको नहीं लगता वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है? नहीं, देखें, मैंने बात की है कि लाजमी नहीं है, वो तो गवर्नमेंट नहीं मान रही ना, लेकिन गवर्नमेंट इस तरह पाबंदी तो नहीं लगा सकती किसी की यूट्यूब चैनल बनाने पे। मैं पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैं हूँ, मैंने जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है, मैंने कुछ इदारों में काम भी किया है, ठीक है, मैं ऑन स्क्रीन नहीं हूँ, लेकिन मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं अपनी जो मेरी नॉलेज है मैं उसको यूटिलाइज करता हूँ, मैं आर्टिकल्स ब्लॉग्स लिखता हूँ, वो पब्लिश होते हैं। एक सफ़र है ना, आपको सफ़र स्टार्ट से करेंगे तो फिर आप किसी मंजिल पे पहुँचेंगे। आप डायरेक्ट मंजिल पे पहुँच के नहीं आप कोई सफ़र शुरू कर सकते, सफ़र शुरू नीचे से होगा। तो ये जितने यूट्यूबर्स हैं, मेरी इनको सजेशन यही होगी कि आपकी अगर आप पहले तो तालीम हासिल करें। अच्छा, आप ठीक है, मैं नहीं कहता कि अगर आपकी एजुकेशन कुछ और है, अब आप इस प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं, आप डिप्लोमा कर लें जर्नलिज्म का, लाजमी नहीं कि 2 साल की आप मास्टर्स ही करें। आप डिप्लोमा कर लें, फिर उसके बाद आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, आप थोड़ा सा पहले सीखें तो सही कि ये काम होता कैसे, प्रोफेशनल डिग्री है ये। सही, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, इस मंजिल पे तो वो लोग पहुँच ही जाएंगे, लेकिन हम जिस मंजिल पे पहुँचने वाले हैं वो इस तरफ जाती है। अर्शद साहब क्या सुना रहे हैं?
एक अपनी मैं कंपोजिशन सुनाता हूँ आपको। आहा, हमने माना जाना हमको याद नहीं, भूल हुई है। हमने माना जाना हमको याद नहीं, कब बिछड़े थे याद दिलाना, कब बिछड़े थे याद दिलाना, जाना हमको याद नहीं, भूल हुई है। हमने माना जाना हमको याद नहीं। या तो बस्ती बदल गई है या लोगों ने काट दिया, या तो बस्ती बदल रही है या लोगों ने काट दिया। नीम का था एक पेड़ पुराना, नीम का था पुराना, जाना हमको याद नहीं, भूल हुई हमने माना जाना हमको याद नहीं। कुछ तो तुमने अहद किया था आने या ना आने का, कुछ तो तुमने अहद किया था आने या ना आने का। बीत गया था एक ज़माना, बीत गया है एक ज़माना, जाना हमको याद नहीं, भूल हुई हमने माना जाना हमको याद नहीं, कब बिछड़े थे याद दिलाना, कब बिछड़े थे याद दिलाना, जाना हमको याद नहीं, भूल हुई हमने माना जाना हमको याद नहीं, जाना हमको याद नहीं, जाना हमको याद नहीं। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त जी। ये कंपोजिशन तो आपकी थी, इन अल्फाजों के बारे में क्या कहना? अल्फाजों के बारे में कि इस कंपोजिशन के शायर बहुत अच्छे हैं, आरिफ नकीब साहब। आहा, तो बहुत अच्छे ज़बरदस्त। तो ये शायर हैं। कंपोजिशन के लिए अल्फाज लिखे गए थे कि अल्फाजों के लिए कंपोजिशन की गई? नहीं, ये पहले उन्होंने मुझे एक लिख के दिया, बैठे हुए थे हम, हाँ। लिखा, उन्होंने तो कहने लगे कि यार इसमें कुछ बनाओ, तो फिर मैंने कहा चले बनाते हैं फिर, तो फिर बन गया। और फिर बन गया। असल में मेरे उस्ताद जी जो हैं, उस्ताद अल्ताफ़ हुसैन ताफ़ुर साहब लाहौर से, वो बहुत बड़े फिल्म इंडस्ट्री के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। जी जी। तो वो भी, उनके गाने बड़े हिट हुए हैं, आपको पता है। हाँ। सुनो बलोरिया खवालिया,
तो पहला उनका जो गाना था, हाँ तो इस तरह वो कंपोजिशन के हवाले से फिर उस्ताद जी को भी देख देख के ना मैं ज़रा कोशिश की कि कंपोजिशन की तरफ आना चाहिए। पहले मैं तबला बजाता रहा, फिर हारमोनियम, कीबोर्ड, तो मैंने कहा ज़रा कंपोजिशन को भी हाँ देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी जिस तरह सुहेल साहब भी कह रहे थे कि आपने अब जो भी करना होता है, आप अगर स्टार्ट से बेसिक से करते हैं तो उसकी फिर जो शक्ल आती है ना वो कई गुना ज़्यादा बेहतर होती है, बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जी। अच्छा, ये जल्दी सा ब्रेक जो टाइम है नाजरीन तहां से मुलाकात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, प्रोग्राम में खोड़ सारी शयूं अल्हम्दुलिल्लाह थी रहियूं आहिनि, ॾाढियूं प्यारियूं प्यारियूं थी रहियूं आहिनि, ॾाढियूं प्यारियूं प्यारियूं ॻाल्हियूं बि थी रहियूं आहिनि। अच्छा, कुझु ॻाल्हियूं जेके मां हिन वक़्तु शामिल करण वारी आहियां, जिन जा जवाब कॾहिं कॾहिं ॾाढा प्यारा भी मिलंदा आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं ॾाढा प्रैक्टिकल जवाब भी मिलंदा आहिनि। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर हम आप लोगों के लिए, बिकॉज ज़ाहिर है इंसान जो सोचता है 100% वैसी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा होता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान के ज़ाहिर कंट्रोल में नहीं होती और इंसान चाहता कुछ है कि काश ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाता। लेकिन कुछ देर के लिए हम ऐसा सोचते हैं कि जो हम बोलेंगे वो हो जाएगा, कुछ देर के लिए हम ऐसा इमेजिन करते हैं और आप तीनों से कुछ अल्फाज जो है वो शामिल करते हैं और कुछ ऐसी इमेजिनरी ज़िंदगी में जाते हैं जहाँ सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है, आपकी तरफ आना चाहती हूँ और आपसे स्टार्ट करना चाहते हैं। हमने सबने बचपन में फिक्शन मूवीज़ देखी हैं और हमने सुनी भी हैं, देखी भी है, और हमें पता है कि जब भी कोई सुपर पावर मिल जाता है तो डिफरेंट तरीके के सुपर पावर होते हैं कि कभी आपको ऐसा पावर मिल जाता है कि आप यहाँ सोचें और आप वहाँ पहुँच जाए। अगर कोई भी सुपर पावर आपको चाहिए हो, आप कौन सा सुपर पावर हासिल करना चाहेंगे और क्यों हासिल करना चाहेंगे? देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में ख्वाहिश होती है और जाहिर सी बात है मैं भी यही चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में भी से ख्वाहिशें पूरी हों। हाँ। और देखें, मुझे ना ऐसा लगता है जैसे ये मेरा इमेजिनेशन है कि मेरे पास ऐसी ताकत आ जाए कि मैं अपने मुल्क का कोना कोना घूमूं, देखूं, लोगों से मिलूं और ज़िंदगी का जो आखिरी वक्त है वो इसी में गुजार दूं और अल्लाह ताला मुझे इतने कुछ दे कि मैं लोगों की मदद भी करूं और अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन तरीके से, जो जिसे कहते हैं ना कि एक ख्वाबों की दुनिया में जो हम तस्वर करते हैं जो प्रैक्टिकली नहीं हो पाता, उसमें रहूं, जाऊं, क्योंकि हमारा मुल्क ही मैम इतना खूबसूरत है कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ऐसा कभी ज़िंदगी में कभी मौके आए हैं ज़िंदगी में, तो मैं अपने मुल्क को डिस्कवर करना चाहूँगा। तो फिल वक्त अगर आपको सुपर पावर दिया जाए तो आपको कोई ऐसा पावर चाहिए जो आपको फौरन जहां आप सोचे वहां पहुंचा दे। चले भाई, ज़बरदस्त। यही पावर आपको दिया जाए, आपको कोई सिलेक्ट करने का एक मौका दिया जाए कि आप कोई भी सुपर पावर आप ले सकते हैं, क्या सिलेक्ट करेंगे? दो चीज़ें हैं। अच्छा, एक थोड़ी मजहबी लिहाज से है और एक दुनियावी लिहाज से। दुनिया में मैं ये समझता हूँ कि देखें, एक तो बहुत अच्छा किसी से सवाल किया था गांधी साहब से कि ये दुनिया में इतनी नाइंसाफ़ी क्यों है कि किसी को अल्लाह ने इतना दिया है, किसी को वो मतलब खा खा के हॉस्पिटल जा रहा है, कोई बेचारा भूख से मर के हॉस्पिटल जा रहा है। तो ये इतनी अनबैलेंस क्यों है सिचुएशन? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने दुनिया इम्तिहान के असूल पे बनाई है। अल्लाह ने दुनिया नताइज के असूल पे नहीं बनाई, नतीजा वो आखिरत में देगा। तो इम्तिहान है, किसी को ज़्यादा दे के इम्तिहान है, किसी का कम दे के इम्तिहान है, सब्र और शुक्र का इम्तिहान है। तो एक तो ये कि मैं अगर मुझे ऐसी कोई पावर मिलती है तो सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी दुनिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, लाइक फ़लस्तीन, कश्मीर, बर्मा या जहाँ जहाँ पे भी हम देखते हैं, इंडिया में जो मुसलमान जिस तरह ज़िंदगी गुजारे हैं वो भी हमें पता है। तो ये सब ख़त्म हो जाए दुनियावी। और आखिरत के हवाले से कि थोड़ा सा रुझान मेरा मज़हब की तरफ भी है, तो मैं ये चाहूँगा कि अल्लाह को ऐसी पावर दे दे कि रोज़े क़यामत सब माफ़ हो जाए, सब जन्नत में चले जाएं, कोई दोज़ख में ना जाए। बस क्या ही खूबसूरत बात। अच्छा, आगे बढ़ते हुए आपकी तरफ आना चाहती हूँ। बचपन में आपने बड़ी फिक्शन मूवीज़ और कार्टून सब देखे होंगे, कौन सी अभी भी देखते हैं? मैं भी देखता हूँ। हाँ, बचपन खत्म नहीं होता इंसान का, सब देखते हैं। सही। तो कौन सी सुपर पावर चाहिए आपको? बस मैं ये चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा अमीर आदमी बन जाऊँ मैं। अमीर आदमी बन जाऊँ, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह कि अगर कुछ ये गरीब लोग हैं जो ऐसे कि मैं चाहता हूँ कि बस
कोई इस तरह भूखा ना रहे। आहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं चाहता हूँ कि कोई परेशानी में ना हो, इस तरह कभी हो। मैं ये सोचता हूँ अक्सर कि मेरे पास इतना बस कुछ हो कि मैं बस गरीबों के लिए बहुत कुछ कर सकूँ और सबके लिए कर सकूँ, स्पेशली अपने दोस्तों के लिए भी कर सकूँ जो मतलब वो कुछ ना कर पाएँ अपने लिए, इस तरह के कुछ उनके लिए मैं सब कुछ कर सकूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं दुनिया का जो ना बहुत बड़ा बंदा बन जाऊँ कोई। बस अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है, बेशक सोचना बेशक, अच्छा चाहिए। बेशक। अच्छा, तो इसके लिए आपको सुपर पावर चाहिए कौन सी, कि किस तरह सोच रहे हैं आप? इसके लिए तो सबसे बड़ी सुपर पावर अल्लाह ताला ही है, तो वो हमें ही कुछ कर सकते हैं बस। हमारे आज के गेस्ट बहुत प्रैक्टिकल हैं, वो स्ट्रेट बिल्कुल बात कर रहे हैं। Straight, उनको बिल्कुल उनको ऐसे नहीं ही। चाहिए, उनको सुपरमैन, वंडर वुमन के से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको कोई सुपर पावर नहीं चाहिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए, अगर टेक्नोलॉजी आप फॉर थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें कि आप टेक्नोलॉजी के माहिर हैं, अगर आपको टेक्नोलॉजी में कोई आपको इनोवेशन चाहिए, क्या बनाएंगे आप जो आप बना सकें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दौर में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है ये, और हम आगे तक जा रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि अब ना सिर्फ आने वाले वक्त में हॉस्पिटल्स में रोबोट ऑपरेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर, तो कुछ ऐसा हो जाए कि इंसानियत के लिए आसानियाँ हो जाए, जो इंसानियत, और वो उस तबके के लिए आसानियाँ हो जो बहुत गरीब तबका है। यानी इससे सिर्फ वो तबका ना फ़ायदा उठा सके जो बहुत अमीर तरीन है, बल्कि वो जो लो क्लास है, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, वो भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सके। तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो सबके लिए ज़्यादा आम हो। यानी अच्छा, ये तो हम एक्सेसिबिलिटी हमने टेक्नोलॉजी की बना ली ना। कोई ऐसी रोबोटिक चीज़, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी एप्लीकेशन जो आपको लगता हो कि मुझे ये बनानी है? देखिए, इस वक्त मैम सबसे बेस्ट है AI। AI अगर पूरी तरह नाफिज कर दी जाए तो सारे काम आसान हो जाएंगे। सही। टिप के ऊपर दुनिया की नॉलेज आपके पास होगी, टिप पर आप दुनिया के काम कर सकते हैं। ये विद रिस्पेक्ट टू द AI। आगे जाकर मैम AI का ज़माना है, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो अब जो मतलब जो हो रहा है आप उसी के साथ चलना चाहिए। आपकी तरफ आऊँगी। वेल, टेक्नोलॉजी तो देखें, अब इसके साथ आपको यूज टू होना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इनोवेशंस हो रही हैं, ऑलरेडी हो रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरे हाथ में हो कुछ, तो बीमारियों का आसान तरीन इलाज, कि मतलब जैसे कैंसर है या इस तरह की, जैसे अब काम भी हो रहा है कैंसर के ऊपर के, मतलब शुआओं से खुलियात को ख़त्म कर दिया जाए। ये जो ऑपरेशन में काटा ख्याल है एक सक्सेसफुल भी हुआ है, इसकी आप बात कर रहे हैं। तो ऑपरेशन में जो जिस्म को काटा जाता है उससे बचत हो जाए, तो जितनी भी इस तरह की सीवियर किस्म की बीमारियां हैं ना, तो उसको मजीद मिनिमाइज, उसको इतना प्रोसेस इजी कर दिया जाए कि वो बगैर तकलीफ के लोग ठीक हो जाए। ठीक है। यहाँ भाई टेक्नोलॉजी में अगर आप कुछ बनाना चाहें, कोई मशीन, कोई रोबोट, क्या बनाएंगे? मैं अपने लिए गाड़ी बनाना चाहूँगा ऐसी। कैसी गाड़ी? और कि ऐसी हो गाड़ी के बस थॉट अलग से आती है, सही कहते हैं। हाँ, अलग से थॉट आएगी जी, कि वो खुद चले और बस वो तो टेस्ला ने बना ली थी ऑटोमेटिक कार, महंगी है बस। अच्छा, उसके लिए अमीर होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे नहीं आई अभी। अच्छा, हाँ, वो मैंने पहले कह दिया आपको कि अल्लाह कर दे कि कुछ ना कुछ ऐसा। इंशाल्लाह। तो हम टेस्ला भी ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए मुझे ये बताएं कि ये जितना कुछ इस वक्त हो, आपकी फील्ड स्पेसिफिकली, सिर्फ हम एजुकेशन पे देखते हैं, जितना कुछ एजुकेशन में हो रहा है, अगर आपको मौका दिया जाए कि पिछले जो 10 या 15 साल में आप कोई एक चीज़ उसमें से डिलीट कर दें जिसकी वजह से आज बेहतरी हो, तो ये 10-15 साल पहले क्या चीज़ डिलीट होगी एजुकेशन में? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात, तालीम सबके लिए आम हो, ना O लेवल हो, ना A लेवल हो, ना मैट्रिक सिस्टम हो, ना फेडरल गवर्नमेंट हो, ना खाकी लिबास हो, ना नीला लिबास हो। तालीम सबकी बराबर हो, जिसे दुनिया के अंदर होती है मैम। ठीक है ना? दुनिया में सारे फॉरेन कल्चर को डिलीट कर देंगे, खत्म कर दीजिए, एक कल्चर में होंगे हम। एक कल्चर के ऊपर। मेरा बच्चा मजदूर है, उसका बच्चा भी जब स्कूल में जाएगा तो वो O लेवल किताब ऑक्सफोर्ड की पढ़ेगा। एक अमीर का बच्चा अगर स्कूल जाएगा तो ऑक्सफोर्ड की किताब पढ़ेगा। दुनिया में एक निज़ाम है, इंडिया में एक निज़ाम है, बांग्लादेश में एक निज़ाम है, मलेशिया में एक निज़ाम है मैडम। तो हमारे यहाँ 72 निज़ाम क्यों हैं? सही। जिसकी वजह से बुराइयां पैदा हो रही हैं। एक तरफ तो एलिट क्लास को पैदा कर रही हैं आप, ठीक है, जिनके दिमाग बहुत ज्यादा है, कराची ग्रामर, बिकन हाउस, सिटी, एक वो बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक बच्चे वो पैदा हो रहे हैं जो गवर्नमेंट स्कूलों में जा रहे हैं मैम, जिनको बैठने की सहूलत भी नहीं है, जिनका बेंचें भी नहीं है, जिनके पास लेबॉर्टरीज भी नहीं है। तो हमने तो निज़ाम को बर्बाद कर दिया।
पहले वक्त में शायद आप तो बहुत छोटी उम्र की हैं, पहले वक्त में सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कूल, मैंने गवर्नमेंट स्कूल पढ़ा है, मैंने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है और वो अच्छे जो सुनाई उस ज़माने में अच्छे मैं स्कूल उस ज़माने में ऐसी तालीम हमारे स्कूलों से मिली, हमारे कॉलेज से मिली, अंग्रेजी भी हमारी अच्छी हुई, सही। हमारी सारी नॉलेज बढ़ी। आज का बच्चा को अंग्रेजी हासिल करने के लिए ओ लेवल में जाना जरूरी है, मैट्रिक सिस्टम तो जरूरी बिल्कुल ही है, हमारा बैठ गया है। तो ये तालीम को मैडम हमें यकसा करना पड़ेगा सबके लिए, सही। तो फिर पाकिस्तान का निज़ाम चेंज हो जाए। ठीक है, यहाँ भी आपकी स्पेसिफिकली जर्नलिज्म में कोई एक चीज़ जो पिछले 10-15 साल में आप कोई डिलीट करना चाहें जिसकी वजह से आज बेहतरी हो सके? येलो जर्नलिज्म, लिफाफा सहाफत, जो लिफाफा सहाफत है वो खत्म होनी वो चाहिए। 10-15 साल में आई है, उससे पहले नहीं थी? नहीं, वो पहले थी भी तो थी, पहले भी ना? पहले भी थी। अब जब से असल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया ना, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत बढ़ गई ना मीडिया की। अब लोग खुद मीडिया को आगे बढ़ के लिफाफे दे रहे हैं। पहले तो अखबार था, अब एक मखसूस तादाद लोगों के अखबार पढ़ती थी। अब तो हर कोई चलता फिरता सियासतदान। अब लिफाफों का टेक्सचर भी चेंज हो गया। पहले तो एक पतला सा लिफाफा आता था ना, अब फूले हुए लिफाफे, डब्बे भी आते हैं। हाँ, बल्कि अब तो डब्बे भी आते, चाबियां भी आती हैं उसमें, बहुत कुछ ट्रांसफर भी हो जाते हैं डिजिटल ट्रांसफर। अब लिफाफों की जरूरत ही नहीं रहती। आगे बढ़ते हुए भाई मुझे ये बताएं, आप स्पेसिफिकली सिंगिंग, कंपोजिशन या इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग, उसमें कोई एक चीज़ जो आपको डिलीट करने का मौका मिले पिछले 10-15 साल में जो हुई है, क्या चीज़ डिलीट करेंगे कि ये नहीं होना चाहिए था, इसके अलावा ज़िंदगी अच्छी थी म्यूज़िक में? अच्छा, वो होना नहीं चाहिए डिलीट वैसे, लेकिन मैं इसलिए डिलीट कह रहा हूँ कि अभी ऑप्शन आपने रखा हुआ है करना उसको। हाँ, तबला सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तबला देखा जाए तो उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। हाँ, मेरे हाथ अगर फोकस करें ना तो ये देखें तबले की प्रैक्टिस का हाल, तो तबला बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसको ज़रा नहीं होना चाहिए था, बस होना ही नहीं चाहिए था। जो मुश्किल, देखिए ये है पाकिस्तानी अवाम जो कहती है मुश्किल की तरफ जाना नहीं चाहिए। लेकिन वैसे मुझे तो लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता हम, ज़ाहिर है आप लाइफ की तो वो नहीं बदल सकते, उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इंस्ट्रूमेंट्स पे रहें कहाँ हैं, हम तो इस छोटे से कीबोर्ड में आ गए अब तो। जी बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता हम वैसी चीज़ों को डिलीट करने लगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए ज़रा मुझे ये बताइएगा कि अगर आप थोड़ी देर के लिए आपको मौका मिले, कोई घंटे 2 घंटे के लिए, कि आप इनविजिबल हो जाए, आप किसी को नज़र नहीं आ रहे, कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे इनविजिबल होकर? मैं आपका सवाल बड़ा गहरा सवाल है। मैं पहले तो स्टेट बैंक के खजाने में जाऊंगा और इनविजिबल होकर जितना मैं बोरियां भर के ला सकता हूं लेके आऊंगा। अपना टैक्स ये भी बोलते सही है। देखिए, इनविजिबल हो जाऊं मैं, हाँ। तो मुझे अगर अल्लाह ताला इतनी सलाहियत दे दे तो मैं यही कहूँगा कि भाई मुझे अल्लाह ताला आसमानों की सैर करा दे इनविजिबल हो के, तो ज़्यादा बेहतर है। उसके लिए इनविजिबल नहीं होना होता, उसके लिए फिर वो किस्सा कुछ और है। रूहानी तौर पर अल्लाह ताला इतना आगे कर वो तो रूहानी तौर पे जाएगा, उसके लिए इनविजिबल होने की जरूरत नहीं है। यहाँ भाई क्या होगा? मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है और मैं जाता हूँ तकरीबन। इनविजिबल होकर क्यों जाना है भाई आपने? बता रहा हूँ, ठीक है। पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह घूम लिया। हाँ, देखिए, पाकिस्तान से बाहर ट्रैवलिंग बहुत महंगी है, तो इनविजिबल होके छुप छुपा के हाँ, दुनिया किसी जहाज में बैठ जाना है और चले जाना है, जाके घूम आना है। जबरदस्त। यहाँ भाई किसी को नजर नहीं आ रहे, आप 1 घंटा है आपके पास, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मैं लंदन चला जाऊंगा। ये भी जहाज में बैठेंगे। हमारी टिकट इतनी महंगी हो गई है कि हमें इनविजिबल होना पड़ रहा है। खैर जी, लेकिन जो भी है ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ होने के लिए, प्रोग्राम में शामिल रहने के लिए और अपने कीमती जो आपकी थॉट्स हैं हमारे प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। आखिर में एक दफ़ा दोबारा हम माइकल अशरफ साहब की तरफ जाना चाहेंगे और बड़ा ज़बरदस्त सा इनका आवाज़ है, इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। उसमें हम पाकिस्तानी नगमा सुनने वाले हैं इंशाल्लाह, पाकिस्तानी नेशनल सॉन्ग इंशाल्लाह तहां से मुलाकात भी सुभाणे थींदी। तेस ताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त। हिन प्रोग्राम मां गॾोगॾु तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तव्हांजे लाइ ॾाढा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट खणी आयो आहे। जॾहिं ॻाल्हि कजे थी DHA फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन जी, त नज़र अचे थो क्रीक गोल्ड सेंटर, हिकु ॾाढा ज़बरदस्त लग्ज़री अपार्टमेंट्स आहिनि जेके GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे पारां ठही रहिया आहिनि। क्रीक गोल्ड सेंटर जी शक्ल में 3, 4 ऐं 5 कमरनि जा लग्ज़री अपार्टमेंट तव्हांखे ऑफर करे रहियो आहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। 20 लख रुपया इनिशियली तव्हांखे पे करणा आहिनि, ₹1 महीनो पे करे तव्हां पंहिंजे
लग्जरी अपार्टमेंट जा मालिक थी सघो था। क्री गोल्ड सेंटर में तव्हां हासिल करे सघो था शॉप्स। सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ 3.5 लाख रुपया तव्हांखे इनिशियली पे करना आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु मंथली 25,000 रुपया पे करे तव्हां पंहिंजी शॉप जा मालिक थी सघो था क्री गोल्ड सेंटर में। उन सां गॾोगॾु जी ॻाल्हि कयूं था प्रीमियम ब्लॉक जी हिकु कम्युनिटी स्टाइल रेजिडेंसी तव्हांखे ऑफर करे रहियो आहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्रीमियम ब्लॉक जी शक्ल में, जिथे मौजूदु आहिनि घर ऐं प्लॉट्स। सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ मंथली तव्हांखे 20,000 रुपया पे करना आहिनि ऐं तव्हां पंहिंजे घर जा या पंहिंजे प्लॉट जा मालिक थी सघो था प्रीमियम ब्लॉक में। गॾोगॾु ॻाल्हि कयूं था MTR 1 चेज़ मॉल जी, जेको मौजूदु आहे मलीर कैंट जे क़रीब खोखरा पार मेन रोड ते, जंहिंमें तव्हां हासिल करे सघो था ज़बरदस्त शॉप्स ऐं तव्हांखे पे करना आहिनि इनिशियली 2 लाख रुपया, मंथली 5,500 रुपया पे करे तव्हां MTR 1 चेज़ मॉल में पंहिंजी शॉप बुक कराए सघो था। उन खां पोइ जी नॉर्थ सिटी सेंटर अगेन GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर जो हिकु ॾाढो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जेको तव्हांखे ऑफर करे रहियो आहे सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट, जंहिंजे लाइ तव्हांखे इनिशियली पे करना आहिनि 3.5 लाख रुपया ऐं मंथली तव्हां 15,000 रुपया पे करे पंहिंजा जेके अपार्टमेंट्स आहिनि सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट उनजा मालिक थी सघो था। गॾोगॾु नॉर्थ सिटी सेंटर में तव्हांखे मिली रहियूं आहिनि शॉप्स, जंहिंमें तव्हांखे इनिशियली पे करना आहिनि 2 लाख रुपया ऐं मंथली 5,000 रुपया पे करे नॉर्थ सिटी सेंटर में तव्हां पंहिंजे शॉप जा मालिक थी सघो था। तमामु प्रोजेक्ट्स GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे बैनर जे हेठां ठही रहिया आहिनि। 5 सालनि जी आसान किस्तनि में तव्हांखे मिली रहिया आहिनि। पेमेंट शेड्यूल फ्लेक्सिबल आहे, त अॼु वञो GFS बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जे पारां तमामु जेके प्रोजेक्ट्स ठही रहिया आहिनि पंहिंजे घर, पंहिंजे अपार्टमेंट, पंहिंजे प्लॉट या पंहिंजे शॉप जा मालिक थियो। इंशाल्लाह मुलाक़ात सुभाणे थींदी हिकु दफ़ो ॿी है। थैंक यू सो मच तमामु महिमाननि खे। आख़िर में आवाज़ शामिल करे रहिया आहियूं असां माइकल अशरफ जी ऐं शोबे भाई जी। मिलंदासीं सुभाणे, तेसि ताईं जे लाइ अल्लाह हाफ़िज़ जी। ऐ वतन प्यारे वतन पाक वतन पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन पाक वतन पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर। अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर, जा फिजा मेरा तख़य्युल है तो शिरी है सुखन, ऐ मेरे प्यारे वतन। जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए। सुनने वाले सुने तो उनमें
एक ही धुन लहराए, एक ही धुन लहराए। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। हेलो पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। ओ मन बचे जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए। सुनने वाले सुने तो इनमें एक ही धुन लहराए हो, एक ही धुन लहराए। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।